ओम शांति। सभी बोलो जरा। ओम शांति का अर्थ है, ओम माना मैं आत्मा और शांति माना शांति, अर्थात मैं आत्मा कौन हूं? शांत स्वरूप या क्रोध स्वरूप हूं। फिर ओम क्रोधी बोलना पड़ेगा ना। ओम शांति माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं। तो अभी हम आपसे बात करेंगे एक कंसेप्ट ऑफ सोल माइंड बॉडी मेडिसिन, जो सुबह करना था फिर सुबह नहीं कर पाए, अभी हम डिस्कस करेंगे आपसे। नेक्स्ट ईयर। जैसे कि आप सबको पता है, जैसे कोई अगर सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आए और जैसे कोई सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आता है तो सभी ये कहते हैं सीरियस पेशेंट हॉस्पिटल में आया, राइट। और उसको हम बचाने की कोशिश करते हैं किंतु बचा नहीं पाते हैं। तो डॉक्टर्स क्या कहते हैं पेशेंट के रिलेटिव को? क्या कहते हैं? यस, क्या कहते हैं? आई एम सॉरी, ही हैज गॉन, प्लीज टेक दी बॉडी, ऐसे बोलते हैं ना। कभी ये नहीं कहते हैं कि प्लीज टेक योर पेशेंट बैक। आया पेशेंट था किंतु अभी क्या लेके जा रहे हैं? चाहे वो इंडिया में हो चाहे अमेरिका में हो, कहीं भी हो, सब जगह यही टर्म यूज करनी पड़ती है ना। पेशेंट आया किंतु जा भी क्या रही है? बॉडी। जबकि वो पेशेंट का फेस वही, सब कुछ वही है, ब्रेन भी उसके अंदर है, हार्ट भी उसके अंदर है, कोई भी ऑर्गन निकल नहीं गया, सब ऑर्गन अंदर ही है, तो भी वो क्या बन गया? बॉडी बन गया। इसका अर्थ क्या हुआ? और हम कहते हैं ही हैज गॉन और शी हैज गॉन, प्लीज टेक दी बॉडी। हु हैज गॉन? कौन चला गया? मतलब लाइफ फोर्स चली गई ना। लाइफ फोर्स माना आत्मा, आत्मा चली गई। तो इसी डेड बॉडी से अगर किसी भी उसी हॉस्पिटल में अगर कोई सीरियस पेशेंट है जिसको किडनी की आवश्यकता है या हार्ट ट्रांसप्लांटेशन की आवश्यकता है, तो हम इसके टिश्यू से उसका टिश्यू मैच कर सकते हैं। इसको कहते हैं हिस्टोकम्पैटिबिलिटी टेस्ट, है ना। वो अगर हम टेस्ट कर लें और इस पेशेंट की इच्छा थी कि भले मेरे ऑर्गन्स डोनेट कर दें मरने से पहले, या इसके पेरेंट्स कहते हैं कोई बात नहीं आप ऑर्गन्स डोनेट कर दीजिए, तो हम देखेंगे कि हम उसके ऑर्गन, जब वो ऑर्गन जो यहाँ काम नहीं कर रहा, अगर हम किसी दूसरे एक लाइव पर्सन में लगा देते हैं तो वहाँ पर काम करना शुरू कर देते हैं। अर्थात इसमें आत्मा नहीं है, ड्राइवर नहीं है, इसलिए वो अंग काम नहीं करते, किंतु इसमें आत्मा है, ड्राइवर है, तो वो अंग काम करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। अब आत्मा कहाँ, जैसे हमने अब शरीर के बारे में हम पढ़ते हैं ना, मेडिकल कॉलेज में हम पढ़ते हैं एनाटॉमी ऑफ फिजिकल बॉडी, फिजियोलॉजी ऑफ फिजिकल बॉडी, ऐसे पढ़ते हैं ना, पैथोलॉजी। ऐसे ही हमको, क्योंकि आत्मा एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, तो आत्मा के बारे में भी हमको पढ़ना चाहिए, है ना। आत्मा के बारे में हमको पढ़ाना चाहिए रेगुलरली। जैसे एनाटॉमी ऑफ फिजिकल बॉडी पढ़ते हैं, ऐसे एनाटॉमी ऑफ सोल हमको पढ़नी चाहिए। तो आत्मा जो है वो कहाँ पर है? ये ब्रेन है ना, ये ब्रेन है, और ये हाइपोथैलेमस है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, ये हमारा लोअर, ये सेरिबेलम है, ये जो मैंने बताया ना डायग्राम बनाया अभी यहाँ पर, मिड ब्रेन, पॉन्स और मेडुला, है ना, यहाँ से नर्व्स निकलती है, इसको लोअर ब्रेन कहते हैं, ये डायग्राम में बताया गया है। और यहाँ पर आत्मा का निवास स्थान है ना। सोल क्या है? बेसिकली सोल एक पॉइंट ऑफ एनर्जी है ना, एक बिंदु है अति सूक्ष्म, इन आंखों से ना दिखाई देने वाला, है ना। आत्मा को भी आंखों से देखने की कोशिश नहीं करनी, ये चीज़ आंखों से दिखाई नहीं देगी आपको। अगर आप अपने आप को यहाँ ऐसे करके कोशिश करें देखने की, बहुत टाइट करें अंदर, तो दिखाई नहीं देगी, क्योंकि जो चीज़ आंख से दिखाई नहीं देती है, काफ़ी चीज़ें दुनिया में आंख से दिखाई देती हैं क्या? बहुत सारी चीज़ें आंखों से, जैसे अल्ट्रासाउंड आंखों से नजर आती है क्या? तो भी वेव तो है ना। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। बिजली भी आंखों से दिखाई नहीं देती है, दिखाई देती है आंखों से बिजली। तार के अंदर बिजली जा रही है, हम दिखाई नहीं देती ना, किंतु क्या एविडेंस है कि बिजली जा रही है तार में से, करंट जा रही, क्या एविडेंस होता है बताइए? अगर पंखा चल रहा है, बल्ब जल रहा है, इसका अर्थ क्या है? लाइट आ रही है, लाइट जा रही है बिजली के तार में से, तो यही इसका एविडेंस है ना। अगर एक इंसान बोल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, तो इसका मतलब क्या है? आत्मा है। और आत्मा अगर शरीर से निकल गया आत्मा, तो क्या होगा? ना बोल सकते हैं, ना चल सकते हैं, ना कुछ सुन सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते ना, कोई भी ऑर्गन फंक्शन नहीं करेगा, राइट। तो
आत्मा का एविडेंस हम पा सकते हैं कि आत्मा शरीर के अंदर है, अनुभव कर सकते हैं, किंतु आत्मा को देख नहीं सकते हैं। हाँ, हम उसको एक्सपीरियंस की आंख से देख सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। अनुभव है ना, हम उसको एक स्मृति, एक हिसाब से उस तरह से देख सकते हैं जैसे फिजिकल और नॉन फिजिकल है ना। तो आत्मा नॉन फिजिकल है और आत्मा की तीनों शक्तियां भी नॉन फिजिकल है। ऐसे मन को भी देख नहीं सकते हैं, माइंड को भी देख नहीं सकते हैं, बुद्धि को भी देख नहीं सकते हैं, और संस्कारों को भी देख नहीं सकते। तो आत्मा की जो है, आत्मा कहाँ पर है? यहाँ पर लोकेटेड है। इट इज इनविजिबल टू द फिजिकल आईज एंड इट इज सिचुएटेड एट द सेंटर ऑफ द फोरहेड बिटवीन द टू आईब्रोज। और लगभग यहाँ से 2.5 इंच अंदर है। लगभग यहाँ से अगर आप जाएं, हम कहते हैं आत्मा यहाँ निवास स्थान है, जहाँ बिंदी लगाते हैं ना आप लोग, मंदिर में भी तिलक यहाँ देते हैं। यहाँ क्यों देते हैं? यहाँ क्यों नहीं देते हैं? यहाँ पर तिलक क्यों नहीं लगाते हैं? यहाँ क्यों नहीं लगाते हैं? क्योंकि ये मालिक यहाँ पर रहता है। आत्मा शरीर का मालिक है, आत्मा यहाँ रहती है, राइट। तो इसलिए मालिक को तिलक लगाया जाता है। तो ये जो आत्मा यहाँ से लगभग 2.5, यहाँ नहीं है, यहाँ से 2.5 इंच अंदर लगभग अंदर है, और यहाँ से ऊपर से लगभग 3 इंच नीचे है। तो वो जो जहाँ ये दोनों लाइन कटती हैं, आपस में मिलती हैं, वहाँ आत्मा है। और वो जगह कौन सी है? हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच, राइट। हाइपोथैलेमस क्या है? मैंने दिखाया डायग्राम में, 2 ब्रेन्स का यहाँ पर मॉड्यूलेटिंग सेंटर है। जो 2 ब्रेन्स हैं, राइट और लेफ्ट ब्रेन है, उसका मॉड्यूलेशन यहाँ पर होता है। दोनों की जो इंफॉर्मेशन है वह यहाँ मॉड्यूलेट होती है। और ये जो सेंटर है नीचे, पिट्यूटरी, ये सारी बॉडी के लिए हार्मोन्स निकालता है। तो ये ऐसी जगह है जहाँ पर दोनों ब्रेन्स पे भी कंट्रोल है, हार्मोन्स पे भी कंट्रोल है, एकदम इंटरसेक्शन पर है। मतलब जैसे आप, ड्राइवर कहाँ बैठता है कार में? ड्राइवर कार में कहाँ बैठता है बताइए? जहाँ पर स्टीयरिंग है, जहाँ पर ब्रेक्स हैं, क्लच है, एक्सेलरेटर है, लाइट के बटन हैं, वहीं बैठता है ना। जहाँ से पूरा कंट्रोल कर सकता है, की लगा सकता है, बंद करनी हो बंद कर सकता है, इमरजेंसी ब्रेक्स हो जहाँ पर होते हैं, वहाँ से सब कुछ ऑपरेट कर सकता है। तो वहाँ पर ड्राइवर बैठता है ना। ऐसी आत्मा भी कहाँ बैठती है? जहाँ पर सब कुछ उसके वश में है, राइट। दोनों ब्रेन्स पर कंट्रोल है, हार्मोनल सिस्टम पर कंट्रोल है, और यहाँ से जो फाइबर जा रहे हैं उस पर कंट्रोल है, नीचे वाले ब्रेन को भी कंट्रोल, एक्यूरेट जगह पर बैठी हुई है, ठीक है। तो यहाँ से पूरा कंट्रोल कर सकती है। क्योंकि और भी अगर कोई यहाँ बैठाए तो, मेडुलर में बिठाए तो कंट्रोल नहीं कर पाएगी। अगर एक ब्रेन में बिठा दे तो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। सेरिबेलम में बिठाए तो भी कंट्रोल नहीं कर पाएगी। किंतु ये ऐसी जगह है जहाँ पर टोटल कंट्रोल कर सकती है, राइट। क्योंकि हाइपोथैलेमस के ऊपर ही क्या है? यहाँ पर हाइपोथैलेमस में ही थॉट्स गेट कन्वर्टेड इनटू मैटर। जो मैंने कल बताया आपको, जो विचार होते हैं यहाँ पर केमिकल के रूप में बदल जाते हैं, न्यूरोपेप्टाइड्स के रूप में। जो भी विचार हम करेंगे, जो आत्मा से जो हम विचार करेंगे, वो बुद्धि और मन आत्मा के साथ है। तो यहाँ जो विचार किया जाएगा उसका कन्वर्शन मैटर में हो जाएगा। थॉट इज ए एनर्जी, और वो कन्वर्ट हो जाती है मैटर में। और मैटर जो है यहाँ से यहाँ कहाँ जाता है, यहाँ से कहाँ जाता है? हर सेल पर जाएगा। इट विल रीच एवरी सेल एंड देन एवरी सेल विल रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। हर सेल फिर उसके हिसाब से ही कार्य करेगी, राइट। तो यहाँ पर जो है, फिर इसके अलावा यहाँ पर जो थॉट्स हो गए, थॉट्स कंट्रोल हो गया। जो यहाँ पर टेम्पोरल लोब होता है, यहाँ पर टेम्पोरल लोब कहते हैं, टेम्पोरल लोब, एमिगडाला है ना, और ये हिप्पोकैम्पस होता है। तो ये जो पार्ट है ये हमारा लिम्बिक सिस्टम है। लिम्बिक सिस्टम का क्या काम है? लिम्बिक सिस्टम हमारी इमोशंस और एटीट्यूड्स को कंट्रोल करता है, इमोशंस को, एटीट्यूड को कंट्रोल करता है। और जो ये फ्रंटल लोब है, यहाँ पर जो सेल्स हैं, मैक्सिमम सेल्स जो होती हैं, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर मेमोरी, राइट। तो ये मेमोरी के लिए हो गया। तो जब आत्मा जब आई तो यहाँ पर आई, तो यहाँ पर जैसे आती है तो क्या करती है? थॉट्स हाइपोथैलेमस के द्वारा करती है एग्जीक्यूट, इमोशंस एटीट्यूड्स कहाँ से करती है? टेम्पोरल लोब से एग्जीक्यूट करती है, और मेमोरीज को फ्रंटल और पैराइटल लोब से एग्जीक्यूट करती है, राइट। कुछ पार्ट टेम्पोरल लोब में भी होता है, किंतु मैक्सिमम पार्ट फ्रंटल और पैराइटल लोब के द्वारा, मैक्सिमम फ्रंटल लोब के द्वारा होता है ना। तो इस तरह से मन को यहाँ हो गया, इसका काम यहाँ हो गया। और ये जो है हाइपोथैलेमस का एरिया है, हाइपोथैलेमस की अगर आप स्टडी करें एनाटॉमिकली एज ए डॉक्टर, अगर आप देखें तो यहाँ पर जो न्यूक्लियस होते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूक्लियाई होते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर्स हैं, जहाँ पर क्या बोलते हैं, एनालिसिस होता है सिचुएशंस का। जो भी सिचुएशंस हमारे पास आती हैं, सामने आती है,
आपको पता है हाइपोथैलेमस में एक बायोलॉजिकल क्लॉक भी है। हाइपोथैलेमस में ही क्या है, एक क्लॉक लगी हुई है। वो क्लॉक के अनुसार हम काम करेंगे ना, वो काम हमारा फलदायी होता है। जैसे आपकी गोलियां हैं ना, ब्लड प्रेशर की गोलियां हैं, बीटा ब्लॉकर्स हैं, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, डायबिटीज की टैबलेट्स भी हैं। वो टैबलेट आप सुबह के टाइम लेंगे तो उसका फायदा अच्छा कुछ अलग होगा, शाम को लेंगे तो उसका फायदा उल्टा, साइड इफेक्ट ज्यादा होंगे। अगर बीटा ब्लॉकर आप अर्ली मॉर्निंग लेंगे तो आपको फायदा होगा। रात को बीटा ब्लॉकर लेंगे डिप्रेशन हो जाएगा, पेट में कब्जी हो जाएगी, उदासी आ जाएगी, है ना। ऐसे ही अगर आप एस इनहिबिटर्स जैसे हैं, लिसिनोप्रिल है, रैमिप्रिल है, ये टैबलेट्स हैं, शाम के समय लेंगे अच्छा इफेक्ट होगा, सुबह के समय लेंगे खांसी होएगी, इरिटेशन होएगा, है ना, और भी कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। ऐसे अल्फा ब्लॉकर्स होते हैं, शाम के समय लेंगे ठीक रहेंगे, सुबह के टाइम लेंगे तो गिड्डीनेस होगी, है ना। ऐसे मतलब अगर कोई दवाई भी एक्यूरेट टाइम पे लेंगे, डिस्प्रिन अगर सुबह के टाइम लेंगे नुकसान, एसिडिटी बनेगी, शाम के टाइम लेंगे तो आपका इफेक्ट अच्छा होगा, एसिडिटी कम बनेगी और आपको ब्लड क्लॉट भी नहीं बनेंगे। तो मतलब ऐसे हर मेडिसिन का भी एक टाइम है लेने का, ऐसे वॉकिंग का भी समय है ना, नींद का भी समय है उस क्लॉक के अनुसार। अगर वो क्लॉक आप डिस्टर्ब कर देते हैं तो आपकी बॉडी में बहुत सारी बीमारियां आ जाती हैं। जैसे मान लीजिए अगर आपको सोने का समय आपको 10 बजे बताया मैंने, 10 बजे की बजाय 12 बजे सोए तो वो क्लॉक खराब हो जाएगी, ठीक है। 4 बजे उठने का समय है, 4 बजे के बाद 6 बजे उठे तो वो क्लॉक खराब हो जाएगी। 10 बजे हम सबको एक मैसेज आता है कि सो जाओगे, एक उबासी आती है ना? वो उबासी हमें संदेश देती है कि आप सोने का समय हो गया। अगर उसको इग्नोर कर दें तो इस तरह से हमारे अंदर एक क्लॉक, पूरी क्लॉक के अनुसार हमें कर वो सब यहाँ लगा हुआ है। इसके अंदर से बहुत सारे सिस्टम एनालिसिस के हैं। तो बुद्धि कहाँ पर है, एकदम आत्मा के आसपास। आत्मा की जो शक्ति, बुद्धि, वो जो एनालिसिस पावर है, बुद्धि माना एनालाइजिंग पावर, जजमेंट पावर, वो जजमेंट पावर एकदम इस एरिया के आसपास ही बिखेर दी जाती है, राइट, ताकि वो यहाँ इस जंक्शन पर ही पूरा का पूरा कार्य मॉड्यूलेशन कर सके, है ना। जो मैसेज इसके थ्रू देना है यहाँ दे दे, दोनों इसमें जाना है, दोनों को मैसेज दे दे, या हार्मोन्स को मैसेज देना तो हार्मोन्स को मैसेज दे दे। और एक चीज मैं आपको और बता दूं, यहाँ पर यहाँ से पेन का, यहाँ पेन थे ना, लाल वाला और हरे वाला पेन था ना, यहीं से ही 2 वायर्स जाती हैं। रेड पेन है अपने पास, रेड और ब्लू, रेड और ग्रीन, थैंक यू। यहीं से ही 2 वायर जा रहे हैं, इसी से एक्चुअली हाइपोथैलेमस से ही 2 वायर्स जाती हैं। एक को कहते हैं सिंपैथेटिक सिस्टम, पूरे के पूरे नीचे तक जाता है ना, और एक को कहते हैं ये ऊपर की तरफ भी जाता है, दोनों तरफ, और एक को कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। ये हाइपोथैलेमस से जाती है वायर। सिंपैथेटिक सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम। सिंपैथेटिक माना सॉर्ट ऑफ जब हमें स्ट्रेस होती है, टेंशन होती है, या हमें कुछ चैलेंज मिलता है, प्रेशर आता है, तो ये हमारा सिस्टम एक्टिव हो जाता है, वो यहीं से रेगुलेट होता है हाइपोथैलेमस से। और जब हमें रिलैक्सेशन होती है, हम पॉजिटिव थॉट करते हैं, तो ये हमारा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाता है। सिंपैथेटिक सिस्टम से हार्ट रेट बढ़ती है, बीपी बढ़ता है, आर्टरी स्पैज़म में चली जाती हैं, यू आर रेडी फॉर फाइट एंड फ्लाइट। और पैरासिम्पैथिक सिस्टम से ब्लड प्रेशर कम होता है ना, शुगर लेवल भी कम हो जाता है, हार्ट रेट भी कम हो जाती है, आर्टरीज रिलैक्स हो जाती हैं, खुल जाती हैं, कोलेटल्स खुल जाते हैं, दैट मीन्स नाउ यू आर रिलैक्स्ड, ओके, आप एकदम शांत हो जाते हैं। तो ये यहाँ से सिस्टम। और एक सिस्टम और भी है, उसको कहते हैं हम रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम। वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम भी यहाँ से निकलता है, हाइपोथैलेमस से निकलता है, पूरी की पूरी स्पाइनल कॉर्ड में भी, मिड ब्रेन, पॉन्स, मेडुला होता है, स्पाइनल कॉर्ड में जाता है, और ब्रेन से यहाँ भी आपके पूरे कॉर्टेक्स में रहता है। ऐसे ये रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम होता है। इसलिए कहा जाता है, जैसे हमारा जो मुख है ना, हमारे मुंह के अंदर और कानों के इस एरिया में, मुख में वो रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम बहुत एक्टिव होता है, उसके बहुत ज़्यादा फाइबर्स होते हैं। तो इसलिए उठने के बाद अगर आप ब्रश कर लेते हैं दांतों पर, मुख को वॉश कर लेते हैं, तो आप अलर्ट हो जाते हैं। ऐसे कानों को भी अगर आप यहाँ से रब कर लेते हैं
तो आप अलर्ट हो जाते हैं, नींद फिर नहीं आएगी। जैसे बच्चे भी काम नहीं करते, क्या करते हैं? बच्चे काम ना करें तो क्या करते हैं? बच्चों कहते हैं कान, उसके कान पकड़ के मरोड़ देते हैं या कान रगड़ देते हैं, तो क्या होगा? बच्चा अलर्ट हो जाएगा। ठीक है, बच्चे कहते हैं कान पकड़ो अपने अपने आप, है ना, तो अपने आप ही बच्चा अलर्ट हो जाता है, राइट। तो क्योंकि यहाँ पर इस एरिया में बहुत सेंसिटिव एरिया होता है। इस तरह फेस पर भी होते हैं ये वाले फाइबर्स ज़्यादा मात्रा में। तो ये फेस पर, जैसे फेस, मुख को धो लीजिए, ब्रश कर लीजिए, कानों को थोड़ा रब कर लीजिए, तो आप अलर्ट हो जाएंगे। सुबह सुबह जैसे सुस्ती आती है ना उठने के बाद, तो इसके लिए मुँह कहते हैं मुँह धो लीजिए, कान को थोड़ी टॉवल से रगड़ लीजिए, ब्रश कर, तो इस तरह से हमें करने से फ़ायदा होता है, राइट। तो ये सिस्टम हमारा टोटली यहाँ से रेगुलेट होता है। तो सेंटर पॉइंट क्या, कौन सा हुआ? हाइपोथैलेमस और इसके बीच में एरिया, और वहाँ पर ही आत्मा का निवास स्थान है। अब इसका क्या एविडेंस है कि आत्मा होती है ना? इसका क्या एविडेंस है? आत्मा होती है। ऐसे तो बहुत सारे एविडेंस अभी निकले हैं, पर एक बात यहाँ समझने की कि जो हमारी जो आत्मा जो है वो क्या है तो नॉन फिजिकल। साइंस जो है, साइंस किस पे बेस्ड है? साइंस एक्सपेरिमेंटेशन के ऊपर बेस्ड होती है, और स्पिरिचुअलिटी किस पे बेस्ड होती है? एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है। साइंस को हम एक्सपेरिमेंट के द्वारा दिखा सकते हैं कि हाँ ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, ये चीज़ ऐसे है, किंतु साइलेंस को, स्पिरिचुअलिटी में ना साइलेंस, स्पिरिचुअलिटी को हम ऐसे मशीनों के द्वारा दिखा नहीं सकते हैं। ये आत्मा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये ऐसा है। शांति के लिए क्या टेस्ट है? कोई टेस्ट है शांति के लिए? प्रेम के लिए कोई टेस्ट है कि नहीं? इस आदमी को इस आदमी से प्रेम है, ऐसा कोई टेस्ट है प्रूव करने वाला? ऐसा कुछ है? ऐसा कोई टेस्ट तो है नहीं कि दो आदमी की पहले टेस्टिंग करो इनका आपस में प्रेम है कि नहीं है। कोई टेस्ट दुनिया में बना ही नहीं अभी तक, है ना। किंतु एक्सपीरियंस के द्वारा हम अनुभव कर सकते, मतलब अनुभव कर सकते हैं। तो स्पिरिचुअलिटी से साइलेंस पावर पैदा होती है। जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो साइलेंस पावर, साइलेंस माना शांति पैदा होती है, और शांति से साइंस का जन्म होता है। साइंस का जन्म कैसे हुआ? जब मन बहुत गहरी साइंस शांति में जाता है, साइलेंस में जाता है, तो हमें टचिंग्स होती हैं। टचिंग्स माना परमात्मा से टचिंग्स होती हैं, और फिर हमारे मन में ऐसे ऐसे ख्याल आते हैं कि ऐसे ऐसे ये काम ऐसे होना। काम तो सबके सब जो हो रहे थे पहले भी हो रहे थे। सेब रोज ही पेड़ से गिरता था नीचे, न्यूटन के सामने पेड़ गिरा, वो सेब गिरा तो उसको मन में क्या आया, ये सेब नीचे क्यों गिरा, ऊपर की तरफ क्यों नहीं गया? तो क्या बन गया? न्यूटन का लॉ बन गया, है ना, राइट। ऐसे रोज ही जब वो पानी उबल रहा था तो ढकना ऊपर ऊपर ऐसे ऐसे हो रहा था, तो उसने कहा अरे तो स्टीम में इतनी पावर है, तो स्टीम इंजन बन गया, है ना। वो तो रोज ही ऐसे करता था, है ना। किंतु वो साइलेंस से जब आप किसी शांति से उस बात को ऑब्जर्व करते हैं, चिंतन करते हैं, तो साइंस का जन्म होता है, ठीक है। पर किंतु साइंस का प्रूफ होता है एक्सपेरिमेंट से, और साइलेंस का, स्पिरिचुअलिटी का प्रूफ एक्सपीरियंस से होता है। इसलिए हम कहते हैं कि एक्सपीरियंस है दोनों सच्ची, बल्कि स्पिरिचुअलिटी बहुत बड़ी पावर है, साइंस से भी बड़ी पावर है। तो ट्रूथ की तरफ दोनों ले जाती हैं, दोनों ही ट्रूथ की तरफ ले जाती हैं, ठीक है, किंतु तरीका अलग अलग है। अब हम देखें कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स हुए हैं, अभी कुछ ऐसी मशीनें डेवलप हो रही हैं कि जो बहुत ही मतलब साइंस और स्पिरिचुअलिटी के बीच की मशीनें हैं। पहले तो खाली फिजिकल बॉडी के लिए थी। एक ईईजी का मैंने आपको बताया था कल ही, जब हम ईईजी करते हैं, जैसे हार्ट का ईसीजी करते हैं, तो हम ईईजी के द्वारा थोड़ा सा इनडायरेक्ट एविडेंस ले सकते हैं। अगर आपकी रिदम बीटा रिदम है तो इसका मतलब है कि आप बीच की स्थिति में हैं, विद आइज ओपन। आइज बंद किया तो ये हो गया, नींद में गए तो ऐसा हो गया, कम हो गई फ्रीक्वेंसी, कम फ्रीक्वेंसी हो गई, और डीप नींद में चले गए, बहुत गहरी नींद में, तो ये डेल्टा रिदम आ गई, ठीक है। और आत्मा ने शरीर छोड़ा तो जीरो रिदम आ गई। तो इतनी जो नीचे की तरफ जो रिदम जा रही है, दे आर पीसफुल वेव्स, राइट। मैंने बताया था 8 पर शांति की फीलिंग होती है, 6 पर प्यार की फीलिंग होती है, 4 पर अतीन्द्रिय सुख की फीलिंग होती है, और 2 पर आनंद की अनुभूति होती है, और 1 पर सर्वशक्तिमान की फीलिंग होती है, राइट। आई एम मास्टर ऑलमाइटी, आई कैन डू एवरीथिंग, है ना, इस तरह की फीलिंग होती है। जो हमारी दादी जानकी जी हैं, चीफ ऑफ ब्रह्मा कुमारीज हैं इस समय, उनकी जो ब्रेन रिदम रहती है हर समय, जो शी हैज़ बीन डिक्लेयर्ड द मोस्ट स्टेबल माइंड इन द वर्ल्ड। क्यों मोस्ट स्टेबल माइंड उनको बताया गया? क्योंकि उनकी जो फ्रीक्वेंसी हर समय, जिस समय भी उनको आप
लेक्चर देते समय भी देख लीजिए, या उनकी अमेरिका में टेस्ट हुए, ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट EEG किया गया, तो उनका जो बेसिक ब्रेन रिदम जो रहती है विद आइज ओपन 2 से 3 रहती है, मतलब ये रिदम उनकी हमेशा रहती है, और उनके ब्रेन में कोई ट्यूमर नहीं है, ठीक है, कोई बीमारी उनको नहीं है, मेंटल दिमाग की कोई ट्यूमर वगैरह कुछ नहीं है, तो उनकी हमेशा ही रिदम 2 to 3 रहती है, बातचीत करते समय भी 2 to 3 रहती है, तो वो उनका माइंड स्टेबल है। इसलिए वो क्या करती हैं एट द एज ऑफ 92 की एज में भी कैसे रहती हैं, 20-20 घंटे काम करती हैं, मुश्किल से 2 घंटे सोएंगी, और सोते भी मतलब बस बहुत कम, बहुत ही मतलब 2 घंटे भी, कई बार 2 घंटे भी नहीं सोएंगी, और हमेशा एनर्जी से भरी रहती हैं, भरपूर, जरा भी टायर्डनेस उनको नहीं होती, क्योंकि इतनी उनके अंदर एनर्जी है, लाइफ फोर्स एनर्जी इतनी ज़्यादा है उनके अंदर। और ये भी एक एविडेंस पाया गया EEG के ताले से, आप जल्दी चिंता गुस्सा करेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और ज़्यादा गुस्सा करेंगे और विकार की तरह सोचेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा बढ़ेगी तो मैड हो जाएंगे, ठीक है, राइट। तो इस तरह से आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है और आप उतनी ही कमज़ोर महसूस करते हैं। इधर आप जितना जितना जाएंगे, यहाँ पर आपको ब्लिस, इस तरफ आनंद है, इस तरफ मज़ा है, थ्रिल है, जितनी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी थ्रिल ज़्यादा फील होती है, मज़ा आता है। जैसे टीवी देखते हैं, रेस देखते हैं, है ना, थ्रिल आती है। टीवी में क्या होता है, टीवी का फ्रेम रेट कितना होता है, टीवी जब चल रहा है ना, फिल्म आती है टीवी के ऊपर, तो उसका फ्रेम रेट नॉर्मली 20 से अधिक हो तो हमें वो किसके रूप में दिखाई देता है, फिल्म के रूप में दिखाई देता है, मतलब चलती मूविंग पिक्चर्स के रूप में दिखाई देता है। जब 1 सेकंड में 20 फ्रेम बदलते हैं तो, और जो फास्ट जो ट्रैक होती है, सपोज आपको कोई सीन, रेस का सीन है, हॉरर सीन है, जिसमें कोई इफेक्ट लेना होता है, कोई आदमी गुस्सा कर रहा है, कोई लड़ाई हो रही है, फाइट हो रही है, या दूसरे सीन्स होते हैं, तो उन सीन्स में फ्रीक्वेंसी फास्ट कर देते हैं और ज़्यादा फ्रेम रेट बढ़ा देते हैं, तो उसका इम्पैक्ट ब्रेन पर बहुत ज़्यादा पड़ता है। 40 फ्रेम रेट कर 45 कर देते हैं तो थ्रिल फील होती है। यू गेट इन्वॉल्व विद द टेलीविजन, यू गेट इन्वॉल्व विद द सीन, जो कुछ हो रहा होता है वहाँ पर वो आप फील करने लगते हैं। वहाँ पर रो रहे होते हैं तो वहाँ भी रो रहे होते हैं, वहाँ डर रहे होते हैं तो वहाँ भी डर रहे होते हैं, सामने वाला भी डर रहा होता है, उधर सेक्स के सीन दिखा रहे हैं तो आपको भी वो थ्रिल वहाँ कर रहे हैं तो उनको भी थ्रिल आ रही है, दे गेट सो मच इन्वॉल्व। आप अपने बच्चे को देखिए, आपका बच्चा अगर टीवी देख रहा है, आप अचानक आके टीवी बंद कर दीजिए तो क्या होगा, बच्चा क्या करेगा, क्या करेगा बच्चा, एकदम चिल्लाता है ना, नहीं वो चिल्लाता है, टीवी क्यों बंद किया, आपकी रिस्पेक्ट से नहीं बोलता है, आपको गुस्से से बोलता है, क्योंकि वो तो फास्ट ट्रैक में था और आपने क्या टिवी बंद कर दिया। तो ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि टीवी देखने से 10 मिनट के बाद टीवी की फ्रेम रेट और आपकी फ्रीक्वेंसी सेम हो जाती है। अगर टीवी की फ्रेम 40 है तो आपकी भी 40 हो जाती है, अर्थात बिना चिंता किए, बिना गुस्सा किए, बिना किसी विकार में जाए आपको वो फीलिंग्स हो रही हैं और आपके ब्रेन पे वही असर पड़ता है, आपकी एनर्जी कम हो जाती है। इसलिए आप देखेंगे टीवी देखने के बाद आप थक जाते हैं, टायर्ड हो जाते हैं। ये रिसर्च 96 में हुई थी, 96-97 में हुई थी, कौन सी कंट्री में की थी, शायद जर्मनी में की थी, कौन सी कंट्री में की थी। तो ये जब रिसर्च पब्लिश की गई तो उसके बाद काफ़ी सिटीज़ में बहुत शोर मचा था, आपने अखबार में भी देखा होगा, नो टीवी सिटीज़ बनी थी, उस समय क्या कर रहे थे, जब ये रिसर्च हुई तो काफ़ी सिटीज़ में क्या किया गया, लोगों ने अपने टीवी को ला के, जो मेन वो होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, मेन चौक होता है, वहाँ ला के टीवी सब डालते थे अपने टीवी। और ये मतलब लोगों को जब पता लगा कि हमारे ब्रेन पे क्या असर पड़ता है टीवी का, तो फिर टीवी वालों ने क्या किया, टीवी तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो टीवी वालों ने फिर एक रिसर्च कराई दूसरी, उसने कहा नहीं ऐसा कुछ नहीं होता है, फिर लोगों ने वापस टीवी अपने घरों में लाने शुरू कर दी। तो टीवी एक बहुत ही हार्मफुल मीडिया है जिसके द्वारा हम अपने आप को नुकसान करते हैं, है ना। एक तरफ तो हम शांति की बात कर रहे हैं और एक तरफ टीवी देख रहे हैं, तो क्या होगा, दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हैं, ना, दोनों के दोनों क्या है, अपोजिट हो गए, है ना। एक तरफ आप शांति से मेडिटेशन के द्वारा अपने आप को लोअर फ्रीक्वेंसी में लेके जा रहे हैं, दूसरी तरफ टीवी देख रहे हैं, तो क्या होगा, इफेक्ट आएगा ही नहीं, ठीक है। तो ये जो है हमारी, तो ये तो एक तरीका है दूसरा कि मेडिटेशन का इफेक्ट नापने के लिए। जैसे ही अपने को आप आत्मा समझ के परमात्मा से बताया था कल आपको, अगर ये फाइबर्स काट दिए जाएं बीच में से, अर्थात अपने को देह भूल करके अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करें,
ये शिव बाबा जैसे इसको है, ये सुप्रीम सोल है, ये ओशियन है 7 गुणों का, 7 जो एनर्जी है उनका ओशियन है, आत्मा के 7 गुणों का स्वरूप है। तो अगर अपने को आत्मा समझ के इसकी तरफ कनेक्शन जोड़ें तो क्या होगा, आत्मा में ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद आना शुरू होगा। और उससे क्या होगा, आपका पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम एक्टिव हो जाएगा। आपके जो थैलेमस, ये जो है पिट्यूटरी ग्लैंड है, यहां से कौन से हार्मोन निकलेंगे, थायराइड से कौन से हार्मोन निकलेंगे, एड्रिनल से कौन से हार्मोन निकलेंगे, हैप्पी हार्मोन ज्यादा निकलेंगे, स्ट्रेस हार्मोन्स कम हो जाएंगे। ठीक है। और दूसरा क्या होगा, बुद्धि जो है, इंटेलेक्ट, जो यहाँ आसपास के सेंटर्स हैं, बायोलॉजिकल क्लॉक है और दूसरे आसपास के सेंटर, सब रीसेटिंग हो जाएगी, सबकी एक्यूरेटली कंट्रोल हो जाएंगे सारी चीजें। ठीक है। तो यहां आपका कंट्रोलिंग पावर बढ़ जाएगी, जजमेंट पावर शार्प हो जाएगी, थॉट का जो सिस्टम है, थॉट सिस्टम है, वो जो सेल्स हैं रिफ्रेश हो जाएंगे। राइट। इसी तरह से जो आपका टेम्पोरल लोब है, वहां पर जो भावनाएं और एटीट्यूड कंट्रोल होते हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे। ठीक है। आपकी जो मेमोरी सेल्स हैं वो रिफ्रेश हो जाएंगे। ठीक है। मतलब बॉडी की लगभग हर सेल रिफ्रेश हो जाएगी। जितनी फ्रीक्वेंसी लो होगी, जितनी फ्रीक्वेंसी लो, एनर्जी ज़्यादा होगी, तो वहाँ से एनर्जी फोर्स हर सेल को पहुँचेगी, क्योंकि आत्मा की 7 एनर्जी जो हैं बॉडी की हर सेल को आवश्यकता है। आत्मा बॉडी की हर सेल को 7 एनर्जी से चला रही है, ज्ञान से, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियाँ बॉडी की हर सेल को चाहिए। और माध्यम है मन, मन के द्वारा ही ये एनर्जी बॉडी की सेल्स में जाती है। अर्थात आत्मा की 7 एनर्जियां, जो एनर्जीज हैं, 7 एनर्जी हैं, वो टीम के थ्रू, विचारों के थ्रू, भावनाओं के थ्रू, एटीट्यूड के थ्रू और मेमोरीज के थ्रू ही बॉडी की सेल्स में जाती है। अगर हमारी टीम पॉजिटिव है तो एनर्जी का फ्लो फास्ट होता है, और अगर हमारी टीम नेगेटिव है तो क्या होता है, एनर्जी का फ्लो रुक जाता है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, अगर जैसे आप यहां पर आए, है ना, यहां पर आए तो आपको हम यहां पर कुछ बातें सुना रहे हैं। ठीक है। और ये ज्ञान हम आपको बता रहे हैं जो कि परमात्मा ने स्वयं दिया है ना। हम जैसे मैं सुबह में बात कर रहा था, अगर आपके मन में मेमोरीज, आपकी जो मेमोरीज हैं वो नेगेटिव हैं, मान लो आप कहीं और गए थे, पहले कहीं गए हैं, किसी साधु महात्मा के पास गए हैं, उसने कुछ बातें आपको सुनाई हैं, कुछ बातें सच्ची हैं, कुछ बातें झूठी थी, उनकी बातें ठीक नहीं थी, तो आपका एटीट्यूड, उस आप सस्पिशियस एटीट्यूड से यहाँ आए हैं, तो आपकी मेमोरीज नेगेटिव है, एटीट्यूड नेगेटिव है। यहाँ आने के बाद तो क्या होगा, यहाँ जो सुनेंगे वो ज्ञान, सुना तो सही, यहाँ से सुना, कानों से सुना, किसने सुना, आत्मा ने सुना, आत्मा से यहाँ पहुंचा, अब उसको कहाँ जाना है, उस ज्ञान को रिकॉर्ड होना चाहिए फ्रंटल लोब में, तभी तो वो आपकी लाइफ में स्टे करेगा, नहीं तो आप भूल जाएंगे, थोड़ी देर में आप भूल जाएंगे। मैं भी आपको हम बताएंगे आप कौन है, फिर सोचेंगे थोड़ी देर में मैं तो कौन हूँ, है ना, फिर कंफ्यूज हो जाएंगे, है ना। आप फिर हमने आत्मा और भी बातें आपको पढ़ाई गई, वो बातें आपके अंदर बैठेंगी ही नहीं, क्योंकि आपका जो मेमोरीज है वो नेगेटिव है। वो जो एनर्जी यहाँ से आपको पहुंची ज्ञान की, वो मेमोरी क्या करेगी, यहाँ पर ये मिस्टर मानवानी लगता है सो रहे हैं, अलर्ट है। तो ये जो मेमोरी यहाँ से यहाँ कैसे जाएगी, ब्रेन की सेल्स में कैसे जाएगी मेमोरीज, ये जो यहाँ से जो ज्ञान आपको सुना वो ब्रेन में रिकॉर्ड कैसे होगा, थ्रू मेमोरीज। अगर मेमोरी नेगेटिव है तो वो एनर्जी वहीं ब्लॉक हो जाएगी, ब्रेन की सेल्स तक नहीं पहुँचेगी। एटीट्यूड नेगेटिव है तो आपकी ब्रेन की सेल्स तक नहीं पहुँचेगा। इमोशंस, भावनाएं नेगेटिव हैं तो यहीं रुक, अगर थॉट्स नेगेटिव है तो यहीं। जैसे आत्मा लंग्स को शांति से नरिश करती है, जितनी अधिक शांति आपके यहाँ पर होती है उतना ही शांति फेफड़ों में ज़्यादा पहुँचती है, और उतना ही ज़्यादा आपका ब्रीदिंग डीप एंड स्लो होती है, रिदमिक होती है, नेचुरल होती है। राइट। अगर आपके मन में शांति के प्रति नेगेटिव विचार है, नेगेटिव, आज कहते हैं दुनिया में एक आप सोचें एक विचार मन में हो, अरे आज तो दुनिया में कहाँ शांति हो सकती है, पॉसिबल ही नहीं है, हर आदमी लड़ रहा है, हर आदमी झगड़ रहा है, हर आदमी टेंशन में है, शांति पॉसिबल ही नहीं है। आप ये विचार लेके यहाँ बैठ गए और मैं आपसे शांति की बात कर रहा हूँ, तो क्या होगा, मेमोरीज में ही वो आपकी जो एनर्जी जो यहाँ से जो पहुँच रही है कानों के द्वारा,
वो यहीं ब्लॉक हो जाएगी और आपके लंग्स में नहीं पहुंचेगी, तो आपके सांस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। आपके एटीट्यूड नेगेटिव है शांति के प्रति तो वो एनर्जी पहुंचेगी नहीं। अगर इमोशन नेगेटिव है, थॉट्स नेगेटिव है, तो एनर्जी आपके लंग्स में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वही सांस फूलेगा चलने फिरने पर। अगर शांति अंदर पहुंच गई तो चलते फिरते सांस आपका बहुत फ्रेश हो जाएगा, बहुत फ्री हो जाएगा, राइट। ऐसी आत्मा जो है प्रेम से हार्ट को नरिश कर रही है। जितना अधिक प्रेम यहां पर आपके है और उसके विचार आपके पॉजिटिव हैं, आपकी टीम पॉजिटिव है इसके प्रति, प्रेम के प्रति, तो क्या होगा, आपके हार्ट की जो कोलेटरल्स खुल जाएंगे, आर्टरीज भी डायलेट हो जाएंगे, ब्लॉकेजेस खुलने लगेंगे। किंतु अगर आपकी मेमोरीज नेगेटिव है, लव के बारे में एटीट्यूड नेगेटिव है, तो क्या होगा, भले कोई व्यक्ति आपको प्यार कितना ही प्यार से बोले तो भी क्या करेंगे आप, विश्वास नहीं करेंगे। नहीं ये आदमी जरूर कुछ ऐसे प्यार से बोल रहा है, इसका कोई मतलब होगा, तो आपके अंदर वो प्यार अंदर जाएगा ही नहीं, ठीक है ना। तो वो अंदर हार्ट को नरिशमेंट नहीं मिलेगी। इसलिए तो क्या होता है, दो संबंधों में, किसी भी संबंध में, पति पत्नी का संबंध हो, दोस्तों का संबंध हो, तो पास्ट की मेमोरीज जो होती है ना, माने एक किसी ने पति पत्नी है दो, है ना, उन्होंने आपस में कोई भी कुछ कह दिया, कोई बात झगड़ा हुआ। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एक हमारे पास कपल आया था, दिल्ली से आया था, तो उनकी 27 साल हो गए थे शादी हुए। उस आदमी को एक बार बाईपास हो गया था, 2 बार एंजियोप्लास्टी हो गई थी। उसके बावजूद भी उस आदमी को लगातार पेन रहता था। वो हार्डली 20 मीटर चलने पर भी उसको ब्रेथलेसनेस होती थी, बहुत तकलीफ होती थी। ही वॉज हार्डली आई थिंक 47-48 ईयर्स का होगा। ही वॉज ए इंडस्ट्रियलिस्ट। उसकी वाइफ म्यूजिक टीचर थी एंड बोथ वर स्मार्ट पीपल, 2 बच्चे थे उनके। तो वो पहली बार जब हमारे पास हार्ट के प्रोग्राम में आए, तो जब हमारे पास 5 दिन तो हम पढ़ाते हैं, उसके बाद 2 दिन काउंसलिंग करते हैं, लास्ट में इंडिविजुअल काउंसलिंग करते हैं। जब मेरे पास काउंसलिंग के लिए आए तो मैंने कहा, मिस्टर सो एंड सो, आपको ये प्रॉब्लम जो है, आपको बाईपास भी हो गया, एंजियोप्लास्टी भी हो गया, आप क्या समझते हैं, आपको क्यों बार बार बाईपास कराने के बाद भी तकलीफ हो रही है? एंजियोप्लास्टी, बाईपास भी आपका 4 साल में फेल हो गया, एंजियोप्लास्टी 2 बार हो गई उसके बाद, तो भी स्टिल यू आर नॉट कंफर्टेबल, व्हाट डू यू थिंक? वो चुप रहा। फिर उसकी वाइफ से मैंने पूछा, आप क्या समझती हैं, आपके पति को क्या प्रॉब्लम है? वाई सो टेंस, वाई सो, मतलब ये क्यों नहीं ठीक हो रहे हैं? जबकि आपने एस्कॉट्स में बाईपास कराया है, एक अमेरिका में जाके एंजियोप्लास्टी कराई, एक इंडिया में एंजियोप्लास्टी कराई है। मतलब यू आर सो वेल ऑफ, आपके पैसे की कमी नहीं है, आपका बहुत सुंदर घर, राजौरी गार्डन में घर है, बहुत अच्छे वेल ऑफ आप हैं, कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो भी आपको इतनी क्या टेंशन है आपके लाइफ? तो हस्बैंड चुप रहा। फिर मेरे को इशारा किया कि उसने मेरी वाइफ को बाहर भेज दीजिए। तो मैंने उसकी वाइफ को कहा, प्लीज़ आप बाहर जाइए और मुझे अपने मन की बात बताइए, क्या बात है, मुझे इनसे कुछ बात करनी है इंडिविजुअली। तो उसकी वाइफ बाहर चली गई। तो उसने कहा, मेरे को एक बात मन में सताती है हमेशा, 27 साल मेरी शादी को हो गए लगभग। जब मेरी शादी हुई, तीसरे दिन ही, शादी के तीसरे दिन मेरी वाइफ किसी कुछ बोल रही थी और मैंने सुना कि मेरे को, मतलब कुछ ऐसा मुझे लगा कि मेरी वाइफ मेरे को डिसलाइक करती है। मतलब ही वॉज, आई थिंक ही वॉज 5'9", हाइट 5'9" थी, फेयर कम्प्लेक्शन था, नाइस बिल्ट पर्सन। तो ऐसा कुछ उसने मुझे, कुछ ये होता है कि जब भी मैं इसको देखता हूँ मुझे लगता है ये मेरे को डिसलाइक करती है, मेरे को इसके प्रति कुछ, इसके मन में मेरे प्रति है। तो जब भी मैं देखता हूँ इसको मुझे टेंशन होती है इससे। 27 साल पुरानी बात, उसके बाद उसको हर समय टेंशन रहती है बात उसके मन में हमेशा, कि एक कहीं ना कहीं डिस्कम्फर्ट उसको फील होती है हमेशा। जबकि उसके जीन्स भी नहीं थे, ही वॉज नॉट हाइपरटेंसिव, ही वॉज नॉट डायबिटिक, उसके कोई जीन्स भी नहीं थे, बट वेरी सेंसिटिव पर्सन, टाइप ए पर्सन, हमेशा जल्दी में, परफेक्शनिस्ट बाय नेचर, सेंसिटिव एंड टाइप ए नेचर का आदमी था। वाइफ भी म्यूजिक टीचर थी। तो मैंने कहा, अच्छा ठीक है, अभी आप, उसकी वाइफ को बुलाया, मैंने कहा अभी आप अंदर, आप बाहर जाओ, उसकी वाइफ बैठ जाए। तो उसकी वाइफ ने, फिर मैंने पूछा आप क्या हुआ था? तो उसने कहा, मैं तो ऐसे ही, मतलब अपनी किसी लेडी थी, हमारे साथ में एक लेडी थी, उनसे मैं बात कर रही थी, 3 दिन की बात है, तो 3 दिन ही शादी, 3rd डे था, और हम ऐसे से बात, मैं तो इनके बारे में कुछ बात ही नहीं कर रही थी। और मैंने कई बार इनसे पूछने की कोशिश की पिछले 27 साल में
कि आपके मन में क्या बात है, मुझे क्लियर करो ना, मैंने क्या प्रॉब्लम है, मेरे कौन सी गलती हुई है। वो बोलते भी नहीं है और चुपचाप भी रहते हैं और सेंसिटिव है ना, ही डज नॉट स्पीक आउट, इंट्रोवर्ट नेचर है और परफेक्शन भी चाहते हैं हर चीज़ में और बोलते नहीं। तो वो दिन था जब इनको मैंने दोनों को फिर दोबारा से उनकी सारी बात सुन के दोनों इकट्ठा बिठाया, फिर उनके मन की सारी बात सुनी, दोनों की काउंसलिंग करने के बाद फिर वो ठीक हुए। तो 27 साल तक उनके अंदर क्या था, इकट्ठे रहते हुए प्यार नहीं था, और दैट वाज द कॉज ऑफ प्रॉब्लम, है ना। उसकी आर्टरीज के साइज क्या, आर्टरीज उसकी नैरो हो गई थी, कुछ स्पैजम में रहती, हर समय स्पैजम में रहती थी। 3 मिलीमीटर की आर्टरी उसकी, एलईडी उसकी 1.5 मिलीमीटर की थी, आधी तो वैसे ही थी, बिना ब्लॉक हुए ही 1.5 थी और उसके ऊपर से ब्लॉक हो गए। आरसीए भी उसकी 2 मिलीमीटर, नॉर्मली 3 मिलीमीटर की आर्टरीज होती, मतलब इतने उसके अंदर टेंशन रहती थी कि हर समय उसकी आर्टरीज भी स्पैजम में रहती थी। इसलिए उसको बाईपास करने के बाद भी एंजाइना होता था, एंजियोप्लास्टिक करने के बाद भी एंजाइना होता था। और जैसे ही उसने रिलैक्स हुए, उसके 16 ब्लॉक्स थे उसके हार्ट में, 16 ब्लॉक्स थे उसके हार्ट में, 16 जगह पे ब्लॉक्स थे। तो कहाँ कहाँ बाईपास करें, कहाँ कहाँ एंजियोप्लास्टी करें, है ना, डिफ्यूज डिजीज थी बहुत। तो उसके बाद जब वो रिलैक्स हो गए तो उसके बाद उन्होंने फिर दोबारा एंजियोग्राफी करी, तो काफ़ी सारे ब्लॉक्स निकल गए विद इन ए पीरियड ऑफ 6 मंथ्स। जब इनकी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गई मेंटली, दोनों को बहुत ही आपस में अंडरस्टैंडिंग हो गई। तो कहते हैं आज 27 साल के बाद हमको आज लाइफ में लगता है कि हम एक दूसरे के लिए हैं। ये तो अब 27 साल हमें ये लगा नहीं, ये मेरे साथ रहती जरूर है, किंतु इसकी लाइफ ये मेरे लिए नहीं है, ये मेरी नहीं है। और वाइफ को भी ये फील होता रहा ये बहता मेरे साथ है किंतु मेरे साथ नहीं है। तो सिर्फ एक मेमोरी, एक छोटी नेगेटिव मेमोरी क्या करती है हमारे अंदर, कोई भले हमसे कितने मर्जी प्यार से बात करे, कितना मर्जी हमें सेक्रीफाइस करे, हमें वो फीलिंग नहीं आती। कितना ही हमें अच्छी चीज़ें बना के दे, किंतु हमें वो फीलिंग नहीं आती। कहती मैं हर साल इनको गिफ्ट देती हूँ, अच्छी अच्छी गिफ्ट देती हूँ, अपनी 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 जो सैलरी होती है मेरे पास, जो म्यूज़िक में टीचर की तरह काम करती हूँ, उसमें से इनको सब पैसा इनको दे देती हूँ, और ताकि इनको मेरे पर कॉन्फिडेंस रहे, फुल कॉन्फिडेंस रहे। मैं कहीं घर से बाहर नहीं जाती हूँ, सिर्फ वहाँ जाती हूँ और अपने घर आती हूँ, कहीं भी नहीं जाती हूँ। कहीं पार्टीज में जाना, लोग मुझे बुलाते, मैं जाती नहीं, ताकि इनको शक ना हो, है ना। तो वो भी मतलब 27 साल मेरे को हो गए करते करते, तो भी इसको आज तक मेरे ऊपर फेथ नहीं। उसकी क्या गलती थी बेचारे की, सिर्फ एक छोटी सी बात उसने किसी को कही, और वो उसके बारे नहीं कह रही, किसी और के बारे में कह रही थी, उसके बाद शक हुआ। और तो ऐसे कितना नुकसान हमें होता है एक नेगेटिव मेमोरी से, राइट। तो बिना ऐसे ही जरा सा एक बार विश्वास टूट जाए किसी का किसी के ऊपर, तो किस तरह से वो बातें हमारे जीवन के लिए विष बन जाती है, राइट। तो आत्मा के लिए एविडेंस बताने की आवश्यकता है क्या, पक्का है या बताऊं एविडेंस? किसी को शक है तो मैं एविडेंस भी बता दूं। चलो बता देता हूं, एक एविडेंस तो बताया ताकि आप सबको याद रहे। एक बार हमने 1986-87 में जब दिल्ली में हम थे, तो हमने एक स्टडी की थी। जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं ना, इंट्रैक्टेबल एपिलेप्सी के पेशेंट्स होते हैं, तो एक पीएचडी के स्टूडेंट था, एक मैं था, और एक हमारे साथ फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट, मेडिसिन डिपार्टमेंट इकट्ठे कंबाइन किया, क्योंकि हमने बेस हॉस्पिटल जो आर्मी का उसके साथ मिलकर हमने स्टडी की थी। कुछ पेशेंट्स एपिलेप्सी कैसे होते हैं, एपिलेप्सी में ना जिनको मिर्गी के दौरे पड़ते हैं, वो ऐसे पेशेंट्स होते हैं इनको कितनी मर्जी दवाई दो तो भी उनके दौरे कंट्रोल नहीं होते, फुल मेडिसिन देने के बाद भी। तो तब हमने ऐसे ही एक दिन ख्याल आया, हमारी जो मैडम थी, जो हमारी जो टीचर थी, गाइड थी जो मेरी, तो उनको एक ख्याल आया कि क्यों ना हम ऐसा करें कि ऐसे पेशेंट्स को हम मेडिटेशन सिखाएं। ईईजी करते थे तो ईईजी की उनकी फ्रीक्वेंसी यूजुअली हाई होती थी, स्पाइक एंड वेव्स होते थे, और बहुत हाई फ्रीक्वेंसी की ईईजी उनकी निकलती थी ऐसे पेशेंट्स की। तो हमें ये भी पता था कि मेडिटेशन करने से फ्रीक्वेंसी कम हो जाती है, ये बात का हमें पता था, क्योंकि हमने कुछ मेडिटेशन के पेशेंट्स पहले एक्सपेरिमेंट हमने किए थे कुछ पेशेंट्स के ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर मेडिटेशन के। तो फिर हमने कहा अगर हम ऐसे पेशेंट्स को मेडिटेशन सिखाएं तो उनकी जो फास्ट फ्रीक्वेंसी है वो लो में बदल सकती है। अगर लो में हो जाएगी तो क्या होगा, उनको शायद हो सकता है उनके दौरे कंट्रोल हो जाए। तो सचमुच हमने ऐसा शुरू किया, एक रिसर्च शुरू की कि हमने जो एपिलेप्सी के पेशेंट्स को, हम ऐसे पेशेंट्स को जिनके दौरे कंट्रोल नहीं होते थे, उनको मेडिटेशन कराना शुरू किया। 2 बजे हमारी ओपीडी एपिलेप्सी क्लिनिक होता था, हम 1 बजे उनको बुलाते थे, 1 से 2 उनको सिखाते थे मेडिटेशन करना, और फिर उनको हम बेस हॉस्पिटल ले जाते थे
हमारे पास कंप्यूटराइज ईईजी की व्यवस्था नहीं थी, तो अगले दिन बेस हॉस्पिटल वहाँ उनका फिर ईईजी रिकॉर्ड होता था शुरू में, फिर 3 महीने के बाद, फिर 6 महीने के बाद, फिर 12 महीने के बाद, इस तरह से उनका ईईजी रिकॉर्ड होता था। तो क्या फ़ायदा हुआ मेडिटेशन से, और उनके ड्रग लेवल्स भी करते थे मेडिसिन के, कि मैक्सिमम दवाई उनके खून में है कि नहीं। तो फिर हमने देखा कि उनके दौरे कंट्रोल होने शुरू हो गए। तो यही रिसर्च 94, 95, 96 में अमेरिका में रिवाइज की गई। किंतु उन्होंने क्या किया, हमारे भारत में वो मशीन नहीं थी उस समय, अभी तो भारत में है, उसे हम कहते हैं पेट स्कैन। पेट स्कैन जैसे होता है सीटी स्कैन होता है, एमआरआई स्कैन होता है, ऐसे ही पेट स्कैन होता है, पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी कहते हैं। उसमें जहाँ जहाँ ब्रेन में एक्टिविटी होती है, ग्लूकोज की एक्टिविटी, ग्लूकोज जब यूज़ होता है तो वहाँ पर उस तरह से वहाँ पर उसकी फ़ोटो आती है। मतलब जो भी अंदर बॉडी में रिएक्शंस हो रही होती है ब्रेन में, उसको आप लाइव देख सकते हैं पेट स्कैन पर एज ए पॉजिट्रॉन काउंट्स, पॉजिट्रॉन काउंट आती है। तो जब इन लोगों को मेडिटेशन कराया जा रहा था तो 1 by 1 करना पड़ता है, एक साथ तो सबका नहीं कर सकते। तो एक एक पेशेंट को मेडिटेशन कराया गया, और मेडिटेशन करा के उनको पहले डाई दे दी जाती है। डाई देने के बाद उनको मेडिटेशन साइड रूम होता है, उसमें मेडिटेशन कराया जाता है, उसको मेडिटेशन कमेंट्री दी जाती थी उनके कान में डाल के, उनको वो विचारों को अपने अंदर लाने की कोशिश किया करो, ऐसे उन्हें बताया जाता था। तो ये देखने में आया कि उनको जब मेडिटेशन करा रहे थे और साथ साथ पेट स्कैन किया गया, तो जैसे वो मेडिटेशन कर रहे थे तो हमारे पास जो कंसोल होती है उसमें आप देख सकते हैं एक्टिविटी को। ब्रेन पेशेंट अंदर है, मशीन के अंदर है, और हम कंसोल पे देख सकते हैं। तो पेशेंट को उस समय भी कमेंट्री चल रही थी अंदर, साउंड से उनको कमेंट्री अंदर चलती थी। मेडिटेशन में डीप उनको बताया गया था, आप जैसे से मेडिटेशन जैसे, और जो भी विचार आपको दिया जाए आप उसमें खोते जाइए, अपने आप को एब्जॉर्व करते जाइए। तो जैसे जैसे पेशेंट मेडिटेशन में खोता जा रहा था, तो यहाँ पर मतलब हाइपोथैलेमस और पिट्यूटरी के बीच में, इस एरिया में काउंट बढ़ती जा रही थी। और जैसे जैसे मेडिटेशन डीप हुआ और काउंट बढ़ती गई, और जैसे फिर वापस कमेंट्री बंद हुई और वो पेशेंट को कहा गया कि अब आप इस अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ जाइए, तो वहाँ काउंट कम हो गई। ऐसे लगभग 50 से अधिक पेशेंट्स के ऊपर उनका पेट स्कैन किया गया। तो हर पेशेंट में ये देखने में आया कि इसी जगह पर, ब्रेन के पूरे इस एरिया में, किसी और जगह पर नहीं, सिर्फ इसी एरिया में, और उसका होल बॉडी पेट स्कैन भी किया गया। होल बॉडी पेट स्कैन भी कर सकते हैं उस मशीन में, पेशेंट को डालने के बाद पूरी बॉडी का भी स्कैन करते हैं, किंतु बॉडी में और कहीं ऐसी काउंट नहीं थी जहाँ से यहाँ पर थी। तो ये उन्होंने फिर ये एनालाइज किया इस रिसर्च के बाद कि जब भी आदमी को मेडिटेशन कराते हैं, मेडिटेशन में ना परमात्मा की याद दिलाई जाती है, गॉड की याद दिलाई जाती है, तो ये एरिया है जहाँ से आत्मा, जहाँ से इंसान परमात्मा से कनेक्ट करता है। तो उन्होंने इसका नाम आत्मा नहीं कहा, किंतु इसको कहा गॉड स्पॉट। क्या बोला इसको? गॉड स्पॉट, ये परमात्मा बिंदु। आत्मा नहीं कहा क्योंकि आत्मा कॉन्सेप्ट वहाँ पर नहीं होता अमेरिका में, तो इसको उन्होंने गॉड स्पॉट बोला, राइट। तो ये जो है, ये है जहाँ से एक इंसान परमात्मा से कनेक्ट करता है। तो यही आत्मा है और यही हमारा सेंटर पॉइंट है। आत्मा ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है, ना यहाँ पर है। आत्मा कहाँ है? यहाँ है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है। ऐसे और बहुत सारे प्रूफ्स हैं, किंतु हम ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो हमारा बाकी लेक्चर पूरा रह जाएगा। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट। अब है आत्मा की 3 फैकल्टीज हैं, सटल फैकल्टीज हैं, जिसके द्वारा आत्मा शरीर पर कंट्रोल करती है। एक तो माइंड है, ये भी नॉन फिजिकल है। एक इंटेलेक्ट है, जजमेंट पावर है, और पर्सनैलिटी ट्रेट्स या हैबिट्स हैं। जो चीज़ हम बार बार करते हैं वो हमारी आदत बन जाती है। और एक आदमी संस्कारों से पहचाना जाता है। जैसे एक आदमी अगर बार बार स्मोकिंग करे तो क्या होगा? उसे क्या कहेंगे? स्मोकर कहेंगे। शराब पिए तो बार बार क्या कहेंगे? शराबी कहेंगे। दान करे तो दानी कहेंगे, है ना। अगर सदा खुश रहे, मुस्कुराता रहे तो क्या बोलेंगे? हर्षित मुक्त व्यक्ति कहेंगे, है ना। क्रोध करे तो क्रोधी कहेंगे, है ना। तो इंसान किससे पहचाना जाता है? अपनी हैबिट से, अपने संस्कारों से पहचाना जाता है। नेक्स्ट स्लाइड। तो मन के 4 एस्पेक्ट हैं, थॉट्स, इमोशंस, एटीट्यूड्स एंड मेमोरीज, राइट, टीम। और इंटेलेक्ट क्या है? इंटेलेक्ट जजमेंट पावर है। एक तो करप्ट इंटेलेक्ट होती है और एक करेक्ट, है ना। अगर हम राइट डिसीजन लेती है आत्मा, बुद्धि, तो उसको हम कहते हैं करेक्ट इंटेलेक्ट या दिव्य बुद्धि, अच्छी बुद्धि। और अगर गलत डिसीजन लेती है बार बार तो क्या कहते हैं?
करप्ट बुद्धि, भ्रष्ट बुद्धि, राइट। दिव्य बुद्धि किसे कहते हैं? जो राइट डिसीजन ले और रॉन्ग, बार बार रॉन्ग डिसीजन ले, नेगेटिव डिसीजन ले तो क्या कहते हैं उसे? भ्रष्ट, करप्ट, राइट। और संस्कार तो मैंने बताया आपको क्या होते हैं? मेमोरीज फॉर्म्ड बाय रिपीटेड थॉट, स्पीच एंड एक्शंस। ये जो संस्कार क्या चीज है? स्मृतियां, जो स्मृतियां हम जो चीज बार बार करते हैं वो स्मृतियां बन जाती हैं, मेमोरीज बन जाती हैं, और उसको ही संस्कार कहते हैं। ए पर्सन इज आइडेंटिफाइड बाय हिज हैबिट्स। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट, अब फिजियोलॉजी ऑफ सोल क्या है? एनाटॉमी तो हमने समझी, अब आत्मा की आत्मा कैसे काम करती है, आत्मा शरीर के अंदर यहां से कैसे कंट्रोल करती है बॉडी को। आत्मा है तो सब कुछ है, और आत्मा नहीं है तो कुछ भी नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ना, कल कविता बताई थी, क्या बताया था? ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हाउ आई वंडर व्हाट यू आर। वो कवि कह रहा है कि, कवि कहता है कि एक छोटा स्टार मैं हूं, एक छोटा स्टार यहां पर है, वो है तो सब कुछ है, वो नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो एक स्टार कैसे, एक छोटा सा स्टार जो आंखों से नजर भी नहीं आता है, वो सारी बॉडी को कंट्रोल कैसे कर लेता है? तो आत्मा जो है, आत्मा से एक छोटा बिंदु जरूर है, किंतु उससे 7 एनर्जी निकलती रहती है हमेशा। जैसे सूरज से कौन सी एनर्जी निकलती है? सूरज से 2 एनर्जी निकलती हैं। कौन सी? हीट एंड लाइट, राइट। हीट एंड लाइट 2 एनर्जी निकलती हैं। ऐसे आत्मा से 7 एनर्जी निकलती है, और जब आत्मा 7 एनर्जी से भरपूर है तो उसको सतो प्रधान कहते हैं। सतो शब्द कहां से आया है? 7 से आया है। प्रधान माना फुल, फुल इन 7 को सतो प्रधान कहेंगे। और जब कम हो गया थोड़ा सा, रजो माना शाम, मतलब 50% कम हो गई एनर्जी, तो उसको कहते हैं रजो। और तमो माना डार्कनेस, मतलब 7 एनर्जी जब बहुत कम हो जाती हैं तो उससे कहते हैं तमो प्रधान, राइट। तो 7 एनर्जी कौन कौन सी है? पहली एनर्जी ज्ञान है, फिर पवित्रता है, फिर शांति है, फिर प्रेम है, फिर सुख है, फिर आनंद है, फिर शक्तियां। तो ये एनर्जी इस सीक्वेंस में है, सीक्वेंस भी ये होनी चाहिए, राइट। अगर इंग्लिश में हमको याद करना तो कैसे याद करेंगे? KP² लो हाई ब्लड प्रेशर, राइट। कर सकते हैं ना, KP² लो हाई ब्लड प्रेशर। तो K माना नॉलेज, नॉलेज माना ABCD, राइट। ज्ञान माना, अगर ज्ञान तो वैसे बहुत बड़ा है, किंतु ज्ञान को ब्रीफली हम कैसे याद कर सकते हैं? ABCD के नाम से। A फॉर आत्मा, B फॉर, बोलो अभी बोलो, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा मीन्स गॉड, फादर, राइट। C फॉर कनेक्शन, संबंध, मेरा उससे क्या संबंध है। एंड D फॉर ड्रामा, ड्रामा माना संसार रूपी ड्रामा में हम सब आत्माएं एक्टर्स हैं, और हम आत्माएं एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही हैं। हर आत्मा का पार्ट है, रावण का पार्ट भी है, तो हनुमान का पार्ट भी है, तो सीता का पार्ट भी है, तो आलसी लोगों का पार्ट भी, कुंभकर्ण का पार्ट भी है, अहंकारी लोगों का पार्ट भी, मेघनाथ का भी पार्ट है, ठीक है ना। और राम लक्ष्मण सीता का पार्ट, हनुमान का भी, अंगद का भी पार्ट है। तो सब तरह के व्यक्ति हैं, किंतु उसमें कोई कहे कि ये व्यक्ति चला जाए तो मेरे को शांति हो जाएगी, ऐसा होगा क्या? कई लोग आपस में झगड़ा करते हैं ना, कि आपस में पड़ोसी होते हैं, तो ये व्यक्ति चला जाए यहां से तो मेरे को शांति हो जाएगी। नहीं, उसका इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके साथ। आपने पहले इसको तंग किया हुआ, इसलिए वो आपको तंग जरूर करेगा, है ना। किसी ने आपने किसी से पैसे लिए हुए हैं तो आपको उसको पैसे देने ही पड़ेंगे। अगर आपका बच्चा है, आपका बच्चा आपके पास क्यों है? आप उसको बहुत प्यार से पैसे देते हो, वो आपका बच्चा आपका बच्चा क्यों बना? क्योंकि उससे आपका अकाउंट है, अकाउंट क्लियर होने वाला है। आपकी वाइफ क्यों बनी? अविनाश जी, आपकी इनसे शादी हुई ना, इनसे शादी क्यों हुई, किसी और से क्यों नहीं हुई? क्यों हुआ ऐसे? मनमानी जी, आपकी शादी इनके साथ ही क्यों हुई, दूसरे के साथ क्यों नहीं हुई, किसी और के साथ क्यों नहीं? है जी। हाँ, एक्चुअली क्या होता है, ये अकाउंट होता है ना, हिसाब किताब होता है लास्ट बर्थ का। जैसे हम शादी, जैसे किसी की शादी 200 किलोमीटर भी होती है, 500 किलोमीटर दूर भी होती है, क्या आसपास कोई और लड़कियां नहीं है कि 100 किलोमीटर 10 किलोमीटर में कोई लड़की नहीं जिससे आप शादी कर सकें? नहीं, उसमें क्या होता है, उसी आत्मा का हिसाब किताब जिससे होता है, भले वो इतना फेयर भी ना हो, इतना सुंदर भी ना हो, बल्कि एक सुंदर लड़की आप देखें उसको कहीं नहीं, इससे मैं शादी नहीं करूंगा,
कि तो वो लड़की जिससे आपकी शादी होने वाली, जिससे आपका अकाउंट है, तो एक दूसरे को देखते ही लगता है हाँ भाई ये इससे मेरा अकाउंट बाकी है ना, ये ठीक है मेरे लिए, ठीक है। लड़की भी कहेगी हाँ ये ठीक है मेरे लिए, वहाँ हाँ हो जाती है। अगर ना भी हाँ करे तो माता पिता प्रेशर डाल के हाँ कर देते हैं, ठीक है, और शादी वहाँ हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही बच्चा आपके यहाँ बच्चा क्यों आया, सपोज इस जन्म में आपका किसी से आपने 10 लाख रुपए, पिछले जन्म में 10 लाख उधार लिया किसी से, अपने दोस्त से उधार लिया और वापस नहीं कर पाए, मर गए, तो क्या होगा, वो बच्चा 20 साल और जिंदा रहता है। वो जो आदमी था जिससे उधार लिया उससे 20 साल 25 साल और जिंदा रहता है। अब आपकी शादी हो गई है ना, तो आपके बाद क्या होता है, वो बच्चा, वो आदमी आपके घर कैसे लेता है, कैसे आकर के जन्म लेता है, अगले जन्म में आपके यहाँ बच्चा बन करके आएगा और आप उसको बचपन से बहुत पालना करेंगे, बहुत प्यार से खिलाएंगे पिलाएंगे, है ना, सब कुछ करेंगे, और बड़ा होगा बच्चा, बड़ा होगा, फिर उसके बाद क्या करेंगे, बाहर एक बच्चा है आपकी, उसी की उम्र का है, वो कहता है भाई साहब 10 रुपये दे दो ना, अंकल जी 10 रुपये दे दो मेरे को किताब खरीदनी है या कापी खरीदनी है, ठीक है, पागल है क्या 10 रुपये को दे दूँ, है ना। और आपके घर में, अपने घर में आएंगे, आपका बच्चा कहेगा पापा मेरे को ना पिकनिक पे जाना है, मुझे आप 2000 रुपये दे दो, टीचर ने 2000 रुपये मंगाए, तो कहेंगे नहीं बेटा तुम 3000 रुपये ले लो, 1000 रुपये एक्स्ट्रा रखो ताकि कोई भी कहीं आवश्यकता पड़े तो, है ना। तो उसको क्यों दे रहे प्यार से, उसको क्यों नहीं दे रहे, वो भी बच्चा है ये भी बच्चा है ना, क्योंकि इसको अकाउंट पूरा क्लियर करना है, इसको देना है आपको, आपने लिया हुआ अकाउंट ना पहले, फिर बच्चा बड़ा होगा, पढ़ाएंगे लिखाएंगे और बड़ा हो जाएगा और बड़ा हो जाएगा, उसको इंजीनियरिंग पढ़ाएंगे, पढ़ लिख के बड़ा हो जाएगा, फिर उसके बाद जब उसका अकाउंट लगभग, फिर शादी कर देंगे, शादी करने तक उसके 10 लाख तो खर्च हो गए, है ना, आपके 10 लाख का अकाउंट तो लगभग क्लियर होने का आ गया। अभी क्या होगा, बच्चा, उसकी वाइफ बोलेगी तुम्हारे माँ बाप ना बड़े अड़ियल से दिमाग के हैं, बड़े शक्की किस्म के हैं और बेकार से हैं, मुझे भी काम नहीं, तुम्हारी माँ मुझे सारा दिन तंग करती है, कुछ ना कुछ बोलती रहती है ना, तुम्हारे पिताजी आते हैं वो भी तुम्हारे माँ की तरफ ही बोलते हैं, है ना, तो तुम यहाँ से अपनी ट्रांसफ़र कराओ, ठीक है, मैं इनके साथ नहीं रह सकती अभी। तो फिर ट्रांसफ़र करा लेता है लड़का, है ना, माता पिता को बोल के कि मम्मी पापा मेरी ट्रांसफ़र हो गई है, और वहाँ दूसरे घर में चले जाते हैं, और वहाँ से क्या करते हैं वो, शुरू में अभी थोड़ा 50-100 रुपये बाकी होता तो फ़ोन कर लेते हैं, ठीक है, फिर वो 50 रुपये का अमाउंट पूरा होता तो फिर क्या बोलती वाइफ, जब वो बच्चा अपनी माँ को फ़ोन करता तो माँ वाइफ क्या बोलती है कि कहाँ से पैसे आएंगे, इतने पैसे क्यों खर्च करते हो, उसको फ़ोन करने को भी मना कर देती है ना। उसकी माँ को भले फ़ोन करो, ठीक है, या उसके घर में जितने मर्जी फ़ोन करे, कोई हर्जा नहीं है, किंतु लड़के को अपनी माँ को फ़ोन नहीं कर, बाप को फ़ोन नहीं करने देगी, अकाउंट पूरा हो गया ना, वो नया अकाउंट उधर चालू हो जाता है ना। तो ये सब बहुत बहुत गहरा सिस्टम है ना। ये जो भी पार्ट प्ले कर रहे हैं, कोई ने धोखा दिया, कोई ने आपसे पैसा लेके वापस नहीं किया, ये सब बहुत गहरा अकाउंट, ये कर्मों की बहुत गहरी फिलॉसफी है, जो आपको सुबह भी बताया होगा, कर्मा फिलॉसफी बहुत गहरी है ना। कोई भी संबंध, कोई भी फ्रेंड आपका बनता है, कुछ भी होता है, वो सब बहुत गहरी फिलॉसफी है, राइट। तो आत्मा की साथ, आत्मा सातों एनर्जी, तो एबीसीडी जितना आपके अंदर क्लियर होगा उतना ही मन पवित्र होगा। मतलब एबीसीडी जितना, मैं भी एक आत्मा हूँ, ये भी एक आत्मा, ये भी एक आत्मा, ये भी एक आत्मा, है ना, और हम एक ही पिता की संतान हैं, और वही हमारा माता भी है, पिता भी है, बंधु भी, सखा भी है, साजन भी है, सजन भी है, वही हमारा सब कुछ है। असल में हमारा वही सब कुछ है ना। और इस सृष्टि ड्रामा में हर आत्मा का अपना अपना पार्ट, सब एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रहे हैं। तो हमारा क्या होता है, हमारा मन पवित्र हो जाता है। हमारे मन में तब ये नहीं रहता इसने धोखा दिया मुझे, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ऐसा किया, इसने मेरे को ये बोला, नहीं, जो भी अब तक हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होने वाला है बहुत अच्छा होने वाला है। तो हमको फुल प्रूफ सिक्योरिटी की फीलिंग आती है, और उससे क्या होता है, हमारा मन अपने आप ही पवित्र हो जाता है, बुद्धि भी पवित्र हो जाती है। और जब मन और बुद्धि पवित्र होता है तो शांति की फीलिंग आती है, और जब शांति की फीलिंग आती है तो प्रेम की फीलिंग आती है, और प्रेम की फीलिंग आती है तो खुशी होती है, और खुशी होती है तो आनंद आता है, आनंद आता है तो शक्तियां आती हैं। कौन सी शक्ति आती है? परखने की शक्ति आती है। क्या परखने की शक्ति आई? अगर आपको कुछ चीज अच्छी लगती है, जिससे आनंद आ गया एक बार, तो आप उसके लिए कुछ भी करेंगे कि ये चीज ठीक है, परख लेंगे, तुरंत परख लेंगे ठीक है,
अनुभव हो गई है ये बात, ठीक है ये बात। जिस चीज से दुख हुआ परख लेंगे ये बात गलत है, राइट रॉन्ग का पता लग जाता है ना तुरंत। जिससे आनंद की फीलिंग आ गई ना, सपोज आपको यहाँ आप यहाँ आए और आपको यहाँ आनंद आया, शांति की फीलिंग हुई, तो क्या होगा फिर? भले आपको कोई गलत भी कहे कि नहीं नहीं ब्रह्मा कुमारीज में ये होता है, ब्रह्मा नहीं नहीं, मैं हम खुद देख के आए हैं, हमने खुद वहाँ अनुभूति की है, तो फिर आपको कोई भटका नहीं सकता है, राइट। किंतु अगर आपको आनंद नहीं आया, मन भटकता रहा यहाँ के, तो आपको कोई कुछ कहेगा तो आप भी शक में आ जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे ही कोई कहे आम तो खट्टा कड़वा होता है ना, और आपने अनुभव किया है वो मीठा होता है, तो आप उसकी बात मानेंगे? कड़वा, जिसने कड़वा कहा, क्या नहीं मानेंगे ना। तो ये है परखने की शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, बड़ी से बड़ी बात को छोटा करने की शक्ति। आपको जहां आनंद आ गया, जहां अनुभव हो गया, वो उसके लिए क्या करेंगे? बड़ी से बड़ी बात को छोटा करके भी आप पहुंच जाएंगे, है ना। समेटने की शक्ति, पैकअप करने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो आठों शक्तियां इन्हीं 6 गुणों से आती हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो आत्मा है, जैसे मैंने बताया आपको, आत्मा, नेक्स्ट स्लाइड, आई थिंक छोड़ देते हैं, नेक्स्ट। तो आत्मा से 7 एनर्जी निकल रही है और बीच में मन है। मन आत्मा की एक शक्ति है। आत्मा, मन अलग नहीं है आत्मा से, किंतु जैसे बॉडी है ना हमारी, तो हाथ क्या है? बॉडी का पार्ट है, अलग है। कि मुझे कुछ चीज पकड़नी हो तो किस चीज से पकड़ूंगा? आप मुझे कोई चीज दे तो किससे पकड़ूंगा मैं? हाथ से पकड़ूंगा ना। या कोई चीज मैं आपको दूंगा, कैसे दूंगा? हाथ से दूंगा ना। तो ये एक बॉडी की एक्सटेंशन है ना। ऐसे ही आत्मा, मन आत्मा की एक्सटेंशन है। तो आत्मा के अंदर जो एनर्जी निकल रही है वो मन के थ्रू होती हुई बॉडी के 8 अंगों में जाती है। 7 एनर्जी बॉडी के लिए आवश्यक है, किंतु एक एनर्जी स्पेशल है। जैसे ब्रेन को 7 एनर्जी चाहिए, किंतु एक एनर्जी उसके लिए विशेष है। कौन सी एनर्जी विशेष है? उसके बगैर ब्रेन नहीं है। जैसे मैं आपको एग्जांपल दूं, आपको एक कप चाय बनानी है, राइट। चाय बनाने के लिए आपको क्या चीज चाहिए? एक तो दूध चाहिए, पानी चाहिए, चाय पत्ती चाहिए, चीनी चाहिए। किंतु 4 चीजों में से कौन सी चीज ना हो तो चाय नहीं बनेगी? बताइए सिंह साहब, आप बताइए। पानी, चाय पत्ती, दूध और चीनी, 4 चीजें आपको चाहिए। इनमें से 4 चीजों में से कौन सी चीज ना हो तो चाय नहीं बनेगी? हैं? क्या चाहिए? नॉलेज तो है ना, बनाने की नॉलेज तो है? अगर पानी ना हो तो भी चलेगा ना। दूध में चाय की पत्ती डाल दो तो चाय बन जाएगी। चीनी ना हो तो भी चलेगा। दूध में चाय पत्ती डाल दो, बिना चीनी की चाय बन जाएगी नहीं। और खाली चाय की पत्ती हो तो भी ठीक है, तो भी चाय कहेंगे ना, है ना। तो चाय की पत्ती इसेंशियल है, ठीक है। तो चाय की पत्ती के बगैर चाय बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। ऐसे ही 7 एनर्जी ब्रेन को चाहिए, किंतु ब्रेन को सबसे इंपॉर्टेंट एनर्जी कौन सी चाहिए? नॉलेज, ज्ञान। आत्मा ज्ञान से ब्रेन को नरिश करती है। माध्यम मन है, और जितना अधिक ABCD क्लियर होता है मन में, उतना ही ज्यादा आपका IQ ज्यादा होता है, EQ ज्यादा होता है, SQ ज्यादा होता है ना। IQ माना इंटेलिजेंट कोशिएंट, इमोशनल कोशिएंट और स्पिरिचुअल कोशिएंट। IQ, EQ और SQ, अर्थात उतना ही ज्यादा आपका ब्रेन क्रिएटिव होता है। जैसे आपने देखा होगा, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं वो कभी भी जात पात में नहीं आते हैं, किसी जाति के नहीं होते हैं। भले जन्म तो किसी घर में लेना पड़ता है, किंतु कभी भी छोटी बातें नहीं करते हैं। पूरे विश्व के बारे सोचेंगे, पूरे देश के बारे सोचते हैं। जैसे हमारे राष्ट्रपति जी जो पहले पुराने राष्ट्रपति जी जो रहे, अब्दुल कलाम जी, हैं तो मुस्लिम, किंतु कभी मुस्लिम की बात करते हैं क्या? पूरे हर आदमी के बारे में बात करते हैं, हर व्यक्ति के बारे में बात। जब अभी लास्ट ईयर की बात थी, लास्ट ईयर 2006 की बात थी, जब हमारी कॉन्फ्रेंस हुई यहाँ पर, हार्ट की हमने कॉन्फ्रेंस रखी थी, वर्ल्ड कांग्रेस रखी थी। तो उसके बाद राष्ट्रपति जी ने हमको अपने राष्ट्रपति भवन में बुलाया था
हमको अवार्ड दिया था सभी को, 25 डॉक्टर्स को अवार्ड दिया, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। और फिर उसके बाद फिर दोबारा बुलाया तो मेरे को बताया, तो डॉक्टर गुप्ता आपको जैसा भी आपने हार्ट का प्रोजेक्ट जो किया है, अब मैं चाहता हूं कि आप इसके ऊपर एक किताब लिखें, और किताब ऐसी हो जो हर भाषा में होनी चाहिए। जो आपका अनुभव है, जो आपने 20-10 साल में रिसर्च में देखा है, तो मैं भी आपके साथ उसमें लिखूंगा किताब, हम दोनों लिखेंगे, और उसमें आप सारी बातें लिखें, जिस तरह से आपको जो विजन्स हुए, कैसे आप एक दिल्ली से आप माउंट आबू गए, किस तरह से, क्यों, क्या आपके अंदर, जैसे मैंने कुछ बातें आपको सुबह बताई, कैसे आपको कैसे कैसे सब बात हुई, कैसे आप एक कन्वेंशनल कार्डियोलॉजिस्ट से एकदम प्रिवेंटिव में चले गए, है ना, और कैसे कैसे सारा काम हुआ, कैसे कैसे रिसर्च हुई, तो सारी बातें उसमें लिखी। और रिसर्च इतने अच्छे ढंग से उसको, ताकि वो किताब पर ऐसी हो, हर घर में पहुंचनी चाहिए, हर भाषा में हो। भारत में 100 करोड़ लोग रहते हैं, कम से कम 20 करोड़ इसकी प्रति मन वो बननी चाहिए कॉपी से। तो मतलब उनके मन में ये था, उनके मन में नहीं था खाली मुसलमानों को तक पहुंचे, नहीं, हर व्यक्ति तक पहुंचे, हर भाषा के व्यक्ति तक पहुंचे। नहीं, अभी एक्चुअली बीच में क्या हुआ, फिर हमारे दादी जी बहुत बीमार हो गए थे, मैं दादी जी को लुक आफ्टर करता था, तो 2007 सारा उसमें बीत गया। फिर मेरी आंख में कुछ तकलीफ थी, तो अभी इसका ऑपरेशन कराया पीछे, तो एक गांठ थी यहाँ पर आंख के अंदर ना, हड्डी के बीच में और आंख के बीच में, तो अभी मेरे को डबल दिखाई देता है। आपको पता है इस बात का? नहीं पता होगा ना। अभी मैं 2-2 देखता हूँ सभी ना, अभी सभा में जब बैठे ना, आपको 2-2 दिखाई देते हैं, जैसे 2-2 सब 2-2 बैठे दिखाई देते हैं, फिर भी मैं आपसे बातचीत कर रहा हूँ ना। है नहीं, रेटिनल देयर वाज ए नोड्यूल, जैसे हमारे ना नोड्यूल स्किन में होते हैं ना, वो सुप्रा ऑर्बिटल नर्व के ऊपर एक गांठ बन गई थी, इट वाज लाइक ए ट्यूमर, श्वानोमा, तो वो निकाला, तो उससे आंख काफ़ी प्रेस हो गई थी, काफ़ी ज़्यादा हो गई। तो मैं, दादी जी बीमार थी तो मैं अपनी तरफ ध्यान नहीं कर पाया। अगर ये प्रॉब्लम यहाँ कहीं होती तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, बट ऐसी जगह पर थी जहाँ पर इट वाज प्रेसिंग ऑन द आई, राइट, इसलिए वो निकलवानी पड़ी, अदरवाइज तो कुछ बात नहीं थी। यहाँ तो कुछ प्रॉब्लम कॉस्मेटिक वैल्यू होती खाली, पर इट वाज इन ए रॉन्ग प्लेस। तो इस कारण से अभी मैं धीरे धीरे आंख ठीक हो जाएगी तो मैं काम शुरू करूँगा उसके। तो जस्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जितना ABCD क्लियर है उसको, तो वो जरूरी नहीं कि अपने को आत्मा कहे, परमात्मा का बच्चा कहे, नहीं, वो सदा हमेशा वो आदमी ये विश्वास करता है, नहीं, मैं सबका हूँ, सब मेरे हैं, और सारी दुनिया को एक फोर्स चला रही है जिसे परमात्मा गॉड कहते हैं। भले उसको कुछ रूप में भी माने, किंतु वो उसमें विश्वास करता है। ही रीड्स एवरीथिंग, मैंने उनका देखा, वो अरविंदा फिलॉसफी पढ़ते हैं, हर चीज़ वो पढ़ते हैं, हर चीज़ उनको आती है, और परमात्मा में बहुत गहरा विश्वास है। तो ऐसा व्यक्ति, मतलब जिसके अंदर जितना ज़्यादा ABCD होता है उतना ही ज़्यादा क्रिएटिव होता है। ओके, दूसरा, जो 5 सेंस ऑर्गन्स हैं और हमारा इम्यून सिस्टम है, वो आत्मा प्योरिटी से नरिश कर रही है। जितनी पवित्रता होती है उतना ही हमारी आंखें, नाक, कान, मुख अच्छे काम करते हैं, हमारा इम्यून सिस्टम अधिक अच्छा काम करता है। किसी का अगर पता लगाना हो आपको कि इसके मन में क्या है, तो क्या कहेंगे? उसकी आंखें देख के बता सकते हैं, नहीं कहते नहीं, आंखों से पता लग रहा है ये आदमी अच्छा नहीं है, आंखों से पता लगता है ना, आंखों के इशारों से, मुख से क्या बोलता है, क्या सुनना पसंद करता है, उससे ही पता लग जाता है कि आदमी के मन में क्या बात है, राइट। तो आत्मा 5 कर्मेंद्रियों को और इम्यून सिस्टम को प्योरिटी से, पवित्रता से नरिश करती है। आप देखेंगे 1981 में सिर्फ 5 केस, कितने 20 केस थे एड्स के, HIV एड्स के, अफ्रीका में पाए गए, और उसके बाद क्या हुआ, कितना पैसा लग गया, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा दिए रिसर्च में, किंतु रिजल्ट क्या है उसका? एड्स कंट्रोल हो गई क्या? क्या हुआ एड्स को? कहाँ? अफ्रीका के थोड़े से छोटे से एरिया में पाई गई थी, और आज विश्व के हर कोने में एड्स है, हर गांव में एड्स फैल गई है। क्यों फैल गई? क्योंकि आत्मा में पवित्रता की शक्ति दिन पे दिन कम होती जा रही है। तो थोड़ा सा भी जब आदमी गलत काम करता है तो उसके अंदर इतनी नेगेटिविटी पहले से होती है, और नेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ जाने से उसका इम्यून सिस्टम ब्रेक हो जाता है। व्हाट इज एड्स? एड्स इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। आपका इम्यून सिस्टम ब्रेक हो गया है। और ये देखने में आया, इवन HIV पॉजिटिव होने के बाद अगर कोई व्यक्ति मेडिटेशन करता है, जीवन के प्रति पॉजिटिव आउटलुक रखता है,
तो उनको आज 20-20 साल हो गए HIV पॉजिटिव, तो भी आज वो एड्स इनको नहीं हुई है, आज भी वो जिंदा है। और जो आदमी अधिक नेगेटिव होता है HIV पॉजिटिव होने के बाद 6 महीने के अंदर एड्स हो जाती है और मर जाता है। क्यों ऐसा है? रीजन ये है, अगर उनको पवित्रता उनके अंदर हो। हमने एक रिसर्च की थी पीछे, हार्ट के प्रोजेक्ट के अंदर ही की थी, कि जब हम किसी को, हमने पहले उसका CD4 काउंट, CD8 काउंट और वायरल लोड और टी नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं उनको, हमने मेजर की थी। इम्यून सिस्टम की एक नापने की विधि है। तो हमने देखा कि जो हार्ट के पेशेंट्स में की, आज हमने ब्लड सैंपल लिया, उसको दिल्ली डायरेक्ट हमने फ्लाई कर दिया, विद इन फ्यू आवर्स दिल्ली में पहुंच गया और दिल्ली में उसको एनालाइज किया गया। और फिर 7वें दिन फिर उसको हमने ब्लड सैंपल लिया और भेजा, फ्लो साइटोमेट्री की, तो देखा कि विद इन 6 डेज उसकी CD4 काउंट 80% बढ़ गई थी। तो ये जो राजयोग मेडिटेशन है, चेंज ऑफ डाइट है, चेंज ऑफ एक्सरसाइज है, प्रॉपर नींद है, इससे आपकी इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग हो जाता है। अपने को आत्मा समझने से कितना इम्यून सिस्टम स्ट्रांग हो जाता है, राइट। तो ये अपने आप में एक अच्छी बात है। फिर आत्मा शांति से लंग्स को नरिश कर रही है। जितनी अधिक शांति है उतना ही गहरा सांस आप ले पाते हैं। हमने रिसर्च में देखा, हमारे जो नॉर्मल जो सांस लेने, जब हमने पहली बार, जब पेशेंट हमारे पास पहले दिन आते हैं, हम उनका टेस्ट करते हैं। जैसे आपका ब्रेन का टेस्ट किया ना, साइकोलॉजिकल टेस्ट हमने किया, तो हम उनका पहले ये भी टेस्ट करते थे। हमारी एक मशीन होती है, इससे हम लगभग 10 मिनट रिकॉर्डिंग करते हैं, तो 10 मिनट में कितनी बार सांस पेशेंट ने लिया वो मशीन बताती है। 10 मिनट एवरेज टेस्ट करते हैं, मशीन रिकॉर्डर लगा करके, कितनी ऑक्सीजन, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है, आ जा रही है, उसको भी मशीन टेस्ट करती है। तो हमने देखा कि जब वो पेशेंट को जब पहले दिन आए तो उनकी एवरेज सांस 13 पॉइंट समथिंग था, और जब वो 7वें दिन हमारे पास से गए तो उनका एवरेज सांस 8.9 था, राइट। और जब 6 महीने हो गए तो उनका एवरेज सांस 7 के आसपास था, और 1 साल के बाद एवरेज सांस 6 के आसपास था, 5.9 समथिंग था। तो जितना जितना आप सोल कॉन्शियस बनते जाएंगे उतना उतना क्या होगा, आपकी ब्रीदिंग डीप और क्या होगी, स्लो हो जाती है। और आपका प्राणायाम 24 घंटा होता ही रहता है। हर मनुष्य को श्वास गिन के मिलते हैं, साल गिन के नहीं मिलते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लीजिए जैसे 14 के हिसाब से मान लीजिए मेरे 10 साल बाकी हैं, है ना। और मैं अगर रोज गुस्सा करूं, चिंता करूं, जल्दीबाजी में रहूं, हर समय स्ट्रेस में रहूं, टेंशन में रहूं, तो क्या होगा, मेरे श्वास 14 की बजाय 20 बार 1 मिनट में चलेंगे। रात को सपने भी ऐसे ही आएंगे, उसमें भी डर लगेगा, तो क्या होगा, तो मेरे वो श्वास कितने साल में खर्च हो जाएंगे, 10 की बजाय 7 साल में खर्च हो जाएंगे। 7 साल बाद मुझे शरीर छोड़ना पड़ेगा। इसकी अपोजिट, अगर मैं अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को याद करूं, सोल कॉन्शियस रहूं, राजयोग का अभ्यास करूं, तो क्या होगा, मेरे श्वास कैसे होंगे, 14 की बजाय 1 मिनट में 7 ही चलेंगे, तो मेरी लाइफ क्या होगी, 10 की बजाय 20 साल हो जाएगी। तो कैसे आयु बढ़ी मेरी, ऐसे योग से आयु बढ़ गई। ओके, ये बात समझ में आ गई आपको। और सोल कॉन्शियस रहने से ऑटोमेटिक क्या फायदा होता है, जब हम अपने को आत्मा समझते हैं तो क्या फायदा होता है आत्मा को समझने से, क्या फायदा होता है बताओ। मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग हूं, तो शवासन अपने आप नहीं हो गया। हमें शवासन करने की आवश्यकता है क्या। मुझे याद आता है जब हम मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, जब हमने प्रोजेक्ट सबमिट किया, ग्लोबल हॉस्पिटल और DRDO को मिलके और एस्कॉट हार्ट इंस्टीट्यूट ने मिलके हमने प्रोजेक्ट सबमिट किया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में। तो बहुत सारी मीटिंग, मैंने माउंट आबू आ गया उसके बाद में, तो मुझे जब मीटिंग होती दिल्ली में हेल्थ मिनिस्ट्री में, तो बहुत सारी मीटिंग्स होती थी। और मुझे मिनिस्ट्री में क्या होता था, वहाँ पर एक तो वहाँ पर कौन बैठे होते थे, एक तो एक तरफ कार्डियोलॉजिस्ट बैठे होते थे, एक तरफ हठ योगी बैठे होते थे। हठ योगी माना ये प्राणायाम कराने वाले, शवासन कराने, नेचुरोपैथ बैठे होते थे। वो धीरेन्द्र ब्रह्मचारी का जो आश्रम था ना, उसके लोग होते थे और साथ में इसके लोग बैठे होते थे। तो वो डिस्कशन करते थे, नहीं डॉक्टर साहब आप क्या करें, राजयोग तो सिखाएं, राजयोग के बारे में हम जानते नहीं ज़्यादा, हमें नहीं पता इसका क्या फ़ायदा होता है, किंतु आप लोगों को प्राणायाम जरूर सिखाएं, साथ में राजयोग भी सिखाएं, प्राणायाम भी सिखाएं।
साथ में कुछ आसन भी सिखाएं, ये आसन से ये फ़ायदा होता है, आसन से ये फ़ायदा होता है, आसन से ये फ़ायदा होता है, और इससे और साथ में शवासन भी कराना। तो मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा, हम सिर्फ एक यूनिक यूज़र फ्रेंडली प्रोग्राम बनाएंगे, सिंपल प्रोग्राम, ताकि लोग सिर्फ अपनी कॉन्शियसनेस, राजयोगा माना चेंज ऑफ कॉन्शियसनेस, अपने को देख के बजाय क्या समझना है, आत्मा समझना है, बस ये अंदर की बात है, इसमें कोई मेहनत की बात नहीं है। आपको कैसे भी बैठो, आलती पालती मार के बैठो, सोफे पे बैठो, नीचे बैठो, जहां दिल करता वहां बैठो, चलते फिरते याद करो, आंखें भी बंद नहीं करनी है, हर काम करते कर सकते हो। और सिंपल मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कराएंगे, सिंपल, उसमें कुछ नहीं, एक्सरसाइज भी नहीं कराएंगे। एक्सरसाइज जो आज आपको 8 एक्सरसाइज का ये भी करने की आवश्यकता नहीं है। और सिंपल खाना खिलाएंगे, कोई एक्स्ट्रा खर्च वाला खाना नहीं खिलाएंगे, ताकि इसको हर गरीब आदमी भी कर सके। ये नहीं कि खाली अमीर लोग ही कर सके, हर आदमी इसको कर सके। तो हम ऐसा प्रोग्राम बनाया है हमने, हम वही प्रोग्राम पेशेंट्स को देंगे। नहीं आपको ये ऐड करना पड़ेगा। मैंने कहा मैं नहीं करूँगा, मीटिंग खत्म हो गई। अच्छा आप सोचना, आप अपने वहाँ जाके मीटिंग करना, सोचना, फिर मैं बताना। फिर मीटिंग, नेक्स्ट मीटिंग रखी गई, तो फिर यही बात बार बार वो पुश करते थे, नहीं आप ये डालिए, ये करिए, ये करिए। तो फिर जो है मेरे को लास्ट में उन्होंने कहा, मुझे 12 प्रश्न लिख के दिए कि 12 क्वेरीज हैं हमारी राजयोग के बारे में। तो 12 क्वेरीज मैंने आंसर करके फिर लिख दी उनको वापस। तो फिर मीटिंग बुलाई, तो लास्ट की मीटिंग थी, दैट वाज द लास्ट मीटिंग। तो उन्होंने कहा कि अभी आज हम नक्की करेंगे कि प्रोजेक्ट देना है कि नहीं देना आपको। हमें साथ में मेरे साथ डॉक्टर सानी थे, जो मेरे साथ DRDO के जो थे। तो उन्होंने डिस्कस किया, डिस्कस करने के बाद तो उन्होंने कहा कि नहीं ऐसा करिए आप, अच्छा चलिए प्राणायाम मत डालिए, कोई आसन में मत डालिए, खाली शवासन डाल दीजिए। मैंने कहा हमारा तो शवासन का मतलब ही नहीं है। जब हम अपने को, आपका तो शवासन में तो हम ये उल्टा करते हैं कि ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया, ये मर गया। हम लोग तो एक्टिवेट करते हैं अपने को आत्मा समझ के। हमारा योग यहाँ शुरू होता है और यहाँ से ऊपर ऊपर जाता है। तो हम तो एक्टिवेशन, हमारी तो जीवन की बात है, मरने की बात नहीं है। तो तब जा कर के उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा अच्छा ठीक है, आप प्रोजेक्ट को सेंक्शन मत करिए प्लीज़, बंद कर दीजिए, पर हमारा प्रोजेक्ट ऐसे ही चलेगा। आप नहीं करेंगे, हम किसी और से कराएंगे, आप छोड़ दीजिए। तो फिर उन्होंने सेंक्शन किया। तो एक लास्ट में मुझे उसमें ये बात ध्यान आई कि उन्होंने कहा शवासन डालिए। मैंने कहा नहीं, हम शवासन नहीं कराएंगे, शिवासन कराएंगे। कहते शिवासन क्या होता है? तो मेरा शिवासन होता है अपने को आत्मा समझ के परमात्मा शिव को याद करना, उसे कहते हैं शिवासन। कहता ठीक है डॉक्टर साहब, चलो आप मानते ही नहीं है तो हम चलो पास कर देते हैं। तो फिर उन्होंने प्रोजेक्ट सेंक्शन किया। तो बहुत जद्दोजहद के बाद वो प्रोजेक्ट सेंक्शन हुआ था, ये जो हमने शुरू किया ना। तो आत्मा, ये बात समझ गए आप, शांति वाली, कि जितना आप शांत रहते हैं अपने आप ही श्वास ठीक चलता है, और जितना डर होगा, चिंता होगी, श्वास अपने आप तेज चलेगा। गुस्सा करेंगे, श्वास तेज चलेगा। तो जब आप गुस्सा कर रहे हैं, जल्दी कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, तो आपकी आयु घट रही है। आपको पता होगा एक सिगरेट पीने से कितनी आयु कम होती है? एक सिगरेट पीने से कितनी आयु कम होती है? 8 मिनट कम होती है। क्यों? तो एक बार गुस्सा करने से कितनी आयु कम होती है? आप काउंट करना कितनी आयु कम होती है। क्योंकि एक बार गुस्सा किया तो 72 घंटे तक इफेक्ट होगा। तो 72 घंटे में आपके श्वास कितनी तेज चलेंगे, उसके हिसाब से आप आयु काउंट कर लेना, कितने मिनट कम, कितने 72 घंटे में कितने घंटे कम हो जाएगी आपकी आयु। तो बहुत आयु कम हो जाती है एक बार गुस्सा करने से, है ना। लगभग एक अंदाजा लगाया गया था, तो लगभग 1 दिन कम हो जाता है। मतलब अगर एक बार गुस्सा किया तो 1 दिन आपकी आयु कम होगी। 8 मिनट नहीं, 8 सिगरेट से 8 मिनट, और एक बार गुस्सा करने से 1 दिन कम हो गया आपका लाइफ। ठीक है, तो अभी आज गुस्सा करते रहना। क्या ख्याल है, गुस्सा करेंगे? एक बार गुस्सा करने से, प्रदीप राय सोनी, प्रदीप कुमार जी, एक बार गुस्सा करने से 1 दिन कम हो जाता लाइफ में। हाँ जी, नहीं 72 घंटे तो हुआ डिस्टर्ब, किंतु 1 दिन एवरेज कम हो जाएगा आपकी लाइफ में। नहीं, इसको इनको नहीं बोलो, आप अपने आप को बोलो, है ना। हाँ ठीक है। तो अभी क्रोध करना, एक बार उदास होने से लगभग 1.5 दिन आपका लाइफ में कम हो जाता है, अप्रोक्सीमेटली 1.5 days।
कम हो जाता है। ठीक है, आत्मा लव से हार्ट को चला रही है। जितना अधिक प्रेम हार्ट में बहता उतना आपका ब्लड ज्यादा बहता है, कोरोनरी फ्लो ज्यादा होता है। जितना प्रेम कम बहता उतना ही हार्ट की आर्टरी सिकुड़ जाती हैं, नैरो हो जाती हैं, अकड़ जाती हैं, स्पैज़म में चली जाती हैं, कोलेटरल्स बंद हो जाते हैं। आज हार्ट की बीमारी बढ़ने का कारण भी यही है, क्योंकि आज संसार में, दुनिया में प्रेम की कमी हो गई है। सच्चा प्रेम नहीं है लोगों से। है क्या सच्चा प्रेम? मतलब का प्रेम तो है, किंतु मतलब के लिए आपके पास आएंगे, हाथ भी जोड़ेंगे, किंतु जहां मतलब पूरा हो फिर क्या करेंगे? बच्चों को भी है, आपके बच्चे भी आपसे प्रेम करते हैं, किंतु जहां वो बड़े हो गए, शादी हो गई, जिम्मेवारी आपने उनको दे दी, फिर क्या होगा? टाटा हो जाएंगे। तो मतलब का प्रेम तो दुनिया में है, किंतु सेल्फलेस लव नहीं है, अनकंडीशनल लव नहीं, कंडीशनल लव है। पति पत्नी का लव भी कंडीशनल है, बच्चे और माँ का लव भी कंडीशनल हो गया है। तुम ये करेगा तो ऐसा होगा, ये तू करेगा तो तेरे को ये देंगे, है ना, तू ऐसे करेगा तो ऐसा होगा, है ना, कंडीशनल हो गया है, टेम्परेरी है, चेंजिंग लव है, हर समय बदलता है। अभी अभी प्यार से बात करें, अभी गुस्सा करना शुरू कर देते हैं, राइट। तो इस कारण से आज लव कम होने से हमारी आर्टरीज सिकुड़ गई हैं, स्पैज़म में चली जाती हैं। नॉर्मल आर्टरी होने के बाद भी, किसी और ने बताया था, मेरी एंजियोग्राफी करें, किसी वाइफ की एंजियोग्राफी हुई थी, एंजियोग्राफी नॉर्मल है, फिर भी छाती में दर्द होता है, किसने, आपने बताया था ना, वो आर्टरी स्पैज़म में जा रही है। ठीक है ना, आर्टरी स्पैज़म में जा, नॉर्मल है भले, किंतु अकड़ के, जैसे 3 मिलीमीटर की आर्टरी होती है ना, वो अपने आप ही, जब आप मन में फीलिंग आती है ना किसी बात की, तो सिकुड़ के वो 1 मिलीमीटर हो जाती है, अपने आप 70% बंद हो जाती है, छाती में दर्द होता है, भारी लगती है, और फिर जब आप रिलैक्स हो जाती हैं तो खुल जाती है। तो बिना ब्लॉक के भी ब्लॉक हो जाता है, क्लॉट्स बन जाते हैं, नॉर्मल आर्टरी में भी क्लॉट बन जाते हैं, ठीक ठाक, बिल्कुल ब्लॉक नहीं है तो भी क्लॉट बन जाएंगे। अब सिम्टम तो वही है, या तो सांस की नाली में कुछ अंदर डाल दो, सांस की नाली अंदर से घुट जाए, या गला बाहर से दबा दो, है ना। वो ब्लॉक जो होता है वो तो हो गया जैसे अंदर से कुछ फंस गया गले में, है ना, और बाहर से दबाया माना स्पैज़म में चली गई आर्टरी। तो सिम्टम तो दोनों में एक जैसा, सांस घुटने का ही आएगा, है ना। तो इसलिए तो आज तो हमें, जैसे जैसे अब समाज में टेंशन बढ़ रही है और फाइनेंशियल क्राइसिस बढ़ रहे हैं, संबंधों में तनाव बढ़ रहा है, संबंधों में ठहराव नहीं है ना, और भी बहुत सारी स्ट्रेसेस बढ़ते, पॉल्यूशन बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे और ज़्यादा हार्ट की बीमारी बढ़ेगी। नॉर्मल आर्टरी वालों को भी, जिनके ब्लॉकेज अभी नहीं हुए हैं, उनको भी हार्ट अटैक आने शुरू हो जाएंगे, है ना। जैसे मैंने बताया ना, बच्चों को भी हार्ट की बीमारी आनी शुरू हो गई है, रादर, है ना, शुरू हो गई है ऑलरेडी। जैसे आपने बताया, किसने बताया 16 साल की उम्र में किसी को हुआ तकलीफ, तो अब ये तकलीफ अर्ली एज में और ज़्यादा आनी शुरू हो जाएगी। रीज़न इज स्ट्रेस, लैक ऑफ लव, लैक ऑफ ट्रस्ट, लैक ऑफ फेथ, है ना। आज बच्चों में माँ बाप के प्रति फेथ नहीं है, माँ बाप में बच्चों के प्रति फेथ नहीं है, दैट्स अनदर रीजन। फिर आत्मा खुशी से पेट को नरिश करती, आंतों को नरिश कर रही है। जितनी खुशी है आपके जीवन में उतना ही आपका हाजमा अच्छा है, लीवर अच्छा काम कर रहा है। कहते हैं ना, खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी है तो कुछ भी खाना पच जाता है, अच्छा हजमा हो जाता है, और खुशी नहीं है तो कितना मर्जी आप खा लीजिए, हजम ही नहीं होगा। आत्मा आनंद से हार्मोन्स को नरिश कर रही है, हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी को, थायराइड को, पेनक्रियास को, एडिनोल ग्लैंड को। जितना आपके जीवन में आनंद है उतना ही अधिक हार्मनी होती है हार्मोन्स में, राइट। जैसे मैंने कहा ना, अगर 4 बजे आप उठ करके आधा घंटा मेडिटेशन कर लें, अपने को आत्मा समझ परमात्मा को याद कर लें, तो 17 हार्मोन यहाँ से निकल जाएंगे, बैलेंस में निकलेंगे, और अगले 24 घंटे के लिए आपको क्या होगा, सारे सिस्टम में हार्मनी रहेगी। अगर वो आपने मेडिटेशन मिस कर दिया तो क्या होगा, हर सेल्स में आपस में डिसहार्मनी होगी। डिसहार्मनी माना डिसईज पैदा हो जाएगी, बीमारी बढ़ जाएंगे, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, डायबिटीज बढ़ जाएगी, आर्टरीज में स्पैज़म बढ़ जाएंगे, कमर का दर्द बढ़ जाएगा, गर्दन का दर्द बढ़ जाएगा, घुटनों में हड्डियां खराब और ज़्यादा हो जाएंगी। एक दिन में कोई चीज़ खराब नहीं होती है,
बहुत लंबा समय जब हम मिसयूज करते हैं, गलत करते हैं, तो फिर हमारा ऐसे खराबी आती है ना। फिर 8 बजे तक हमने शांत रहना है, अखबार टीवी नहीं देखना होता है ना, या टेलीफोन नहीं करना चाहिए, क्योंकि 8 बजे हमारे स्ट्रेस वाले हार्मोन निकलने वाले हैं। तो 8 बजे तक आप साइलेंस में रहो, सुबह अमृत वेला मेडिटेशन किया, फिर तैयार होकर के आप नहा स्नान किया, स्नान करते समय भी अपने को आत्मा समझ के परमात्मा की याद में रहें, फिर नहा धो के तैयार होकर वॉकिंग करें, वॉकिंग करते समय भी यही 7 एनर्जी का प्रयोग करते रहें अपने ऊपर, है ना, ये 5 प्रश्नों को रिवाइज करते रहें, और फिर मुरली सुने 7 से 8, तो अंदर पॉजिटिव टीम चली जाएगी, आपके विचार, आपकी भावनाएं, आपके एटीट्यूड और आपकी स्मृतियां बदलती जाएंगी। फिर 8 बजे खुशी वाले हार्मोन निकलेंगे, फिर वो खुशी वाले हार्मोन क्या करेंगे, आपको सारा दिन खुशी में रखेंगे, जल्दी चिंता गुस्सा मन में से निकल जाएगी, एकदम शांति की अनुभूति सारा दिन होती रहेगी। आप जिससे बातचीत करेंगे आपको पेशेंस रहेगी, धीरज रहेगा, और इस तरह से सारा दिन धीरे धीरे वो शांति की शक्ति जमा होती जाएगी आपके आसपास, और वो शांति की शक्ति, प्रेम की शक्ति जमा होगी, तो जो अंदर जमा होती जाएगी तो क्या होगा, आपके कर्मेंद्रियों द्वारा, मुख के द्वारा मीठे बोल निकलेंगे, कानों के द्वारा कोई आपको गाली भी देगा ना, तो आपको उसकी गाली सुनाई नहीं देगी, वो गाली भी आपको अच्छी लगेगी। आंखों के द्वारा उसकी अच्छाई नजर आएगी, बुराई नजर नहीं आएगी, क्योंकि जो कुछ हमारे दिमाग में होता है वही हमको नजर आता है, जो हमारे दिमाग में होता है वही हमको सुनाई देता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको बोल रहा है, आपको उस व्यक्ति के बारे में बहुत गलत भ्रम है कि ये व्यक्ति मेरी निंदा करता है, और वो आदमी आपकी बड़ाई करता है, मान लो बाई चांस आपके सामने, तो आप कहते हैं क्या कहा, क्या कहा, वो समझता है वो बड़ाई कर रहा है, किंतु फिर सोचता है अच्छा अच्छा गाली दे रहा है ना, क्योंकि उसको आपके मन में क्या है कि आदमी मेरी हमेशा बुराई करता है, गाली देता है, तो आपको विश्वास नहीं होता कि ये क्या बोल रहा है। नहीं ऐसा होता, क्योंकि जो आपके दिमाग में है वही कानों से सुनाई देगा, वही आंखों से दिखाई देगा, वही मुख से निकलेगा, isn't it? वही आंखों से इशारा होगा, है ना। तो हमें समझना है, अपने दिमाग को अंदर से ठीक करना है, अपने मन को साफ करना है, अपनी बुद्धि को स्वच्छ बनाना है, तो ये स्वच्छ बुद्धि मेरे काम आएगी, और खराब बुद्धि, गंदी बुद्धि किसको नुकसान करेगी, गंदा मन किसको नुकसान कर रहा है, किसी और को करे ना करे, किंतु मेरे को तो नुकसान कर रहा है। मैं क्रोध करता हूं तो क्रोध करने से पहले मुझे क्रोध से भरना पड़ता है ना अपने आप को, फिर क्रोध बाहर निकलता है नहीं? तो दूसरे को पहुंचता नहीं पहुंचता पता नहीं, किंतु मेरा तो नुकसान हो गया, isn't it? क्या ख्याल है, ऐसा है कि नहीं? तो इस बार अपने आप को और क्रोध को भगाने की आपको आवश्यकता नहीं है, जल्दी को भगाने की, चिंता को भगाने की आवश्यकता नहीं है। सिर्फ क्या करना है, अपने को आत्मा समझना है, ये स्विच ऑन करना है। ये स्विच ऑन किया तो अंधेरा खत्म, शांति आ गई, अपने को आत्मा समझते शांति, प्रेम, खुशी, आनंद आ गया, और जल्दी चिंता, गुस्सा, उदासी अपने आप भाग गई, है ना। तो इतना ही हमें करने का है। तो ये आनंद की बात हो गई। और मसल्स एंड बोन्स को कौन सी क्या चाहिए, शक्तियां चाहिए। आत्मा शक्तियों से मसल और बोन्स को नरिश करती है। जितना एक्चुअली हर जॉइंट का मतलब क्या है, एक शक्ति का मतलब है। गर्दन माना फ्लेक्सिबिलिटी, राइट। आंखें माना परखने की शक्ति, राइट। गर्दन माना निर्णय करने की शक्ति, हाँ ना करते हैं ना, राइट। और बैक माना विस्तार को सार में लाने की शक्ति, घुटने माना समेटने की शक्ति, है ना। ऐसे बहुत कॉम्प्लेक्स है, मैं तो बहुत सिंपल आप करके बता रहा हूँ। सहन करने की शक्ति, है ना। दिल, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, सहयोग करने की शक्ति। तो जितनी भी शक्तियां हैं उनमें कोई ना कोई जॉइंट इन्वॉल्व होते हैं, मसल्स और बोन्स इन्वॉल्व होती हैं। अगर कोई आदमी जिद्दी होता है, गर्दन को स्टिफ रखता है, तो क्या होता है, इसके यहाँ पर ब्लड फ्लो, यहाँ पर कंजेशन हो जाती है। कंजेशन होने से क्या होगा, बोन्स में से कैल्शियम निकल जाता है, डीमिनरलाइजेशन हो जाता है, और जल्दी उम्र में ही आपकी गर्दन सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस हो जाता है, गर्दन स्टिफ हो जाएगी। तो जिद कौन कौन करता है, हाथ उठाओ। जो जिद करेंगे उसकी गर्दन जल्दी खराब हो जाएगी, ठीक है। ऐसे कमर का जॉइंट का भी कुछ मतलब है ना। तो हर जॉइंट का मतलब है कुछ ना कुछ, राइट। तो शक्तियां इसलिए कहा जाता है, जैसे बिना हड्डियों के आदमी आदमी है क्या,
इंसान आज इंसान है बिना हड्डियों के, फ्रेमवर्क है इंसान का। ऐसे ही बिना शक्तियों के आदमी आदमी नहीं है। क्या बोलते हैं इंसान को जब कोई आदमी गलती करता है, परख नहीं पाता है, निर्णय नहीं कर पाता, क्या बोलते हैं? आप इतनी सी बात को भी परख नहीं सके, आप आदमी हैं क्या? आप इतनी सी बात का निर्णय ठीक टाइम पे ले नहीं सके, क्या आप आदमी हैं? क्या आप इंसान हैं? शक किया जाता है उसके ऊपर ना। आप इतनी सी बात सहन नहीं कर सकते हैं, क्या आप आदमी हैं? नहीं सरदार जी, ऐसे बोलते नहीं बोलते? तो ये शक्तियां एक इंसान की परख है। ये जो 8 शक्तियां जो हैं वो क्या है? इंसान की निशानी है, अच्छे इंसान की निशानी है। कमजोर शक्तिशाली इंसान की निशानी है। कमजोर इंसान के अंदर ना परखने की शक्ति है, वो कंफ्यूज रहता है, निर्णय भी नहीं कर पाता है, बड़ी से छोटी बात को बड़ा बना देता है, राई का पहाड़ बनाने की आदत होती है उसको, फिर हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है। ठीक है ना? और समेट नहीं सकता है, हमारे हमेशा फैलाव में रहता है, सहन नहीं कर सकता है, सामना नहीं कर सकता, कुछ भी जरा सा कुछ हो जाए, नुकसान हो जाए, कोई मर जाए, रोएगा रोएगा, रोता ही रहेगा, रोते ही रहेंगे। पावर टू कॉपरेट उनके अंदर नहीं, सहयोग करने की शक्ति नहीं होती है। पावर टू फेस भी नहीं है ना, पावर टू एडजस्ट भी नहीं है, एडजस्ट भी नहीं कर सकते किसी को। घर में एक व्यक्ति आ जाए आपकी नापसंद का, जो आपको पसंद है वो तो उसके लिए आप कुछ मर्जी करेंगे। जैसे घर में अधिकतर क्या होता है, जब आप घर में होते हैं, पति पत्नी जैसे होते हैं, है ना, घर में, और अपने बच्चे भी, उनके लिए आप सब कुछ करेंगे। किंतु पति की तरफ से अगर उसकी बहन आ जाएगी, उसकी अगर माँ आ जाएगी तो क्या होगा? पत्नी को बहुत भारी लगता है ना। और उसकी बहन आएगी, उसकी माँ, उसका भाई आएगा तो क्या करेगा? पत्नी उठ के रात को भी खाना बनाएगी, 12 बजे भी बना देगी, है ना। किंतु उसकी माँ आ जाएगी तो कहेगी नहीं, क्या अभी रात को इनको आने की समझ नहीं कि 11 बजे रात को, 11 बजे नहीं आना चाहिए, 12 बजे नहीं आना चाहिए, इन्फॉर्म करके आना चाहिए, पहले फोन करके आना चाहिए, है ना? नहीं ऐसा होता है। तो पावर ऑफ एडजस्टमेंट नहीं होती है ना? तो ये हमको अंदर से शक्तियां क्यों नहीं रहती हैं? शक्तियां बनती ही ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियों से, मतलब सुख आनंद से बनती है। और सातों एनर्जी मिलकर के हमारी बॉडी से टॉक्सिन्स बाहर निकालती है, पॉइजन्स को बाहर निकालती है, पसीने के द्वारा और यूरिन के द्वारा। जैसे मैंने आपको बताया ना, सुबह हमारी किडनी 1 घंटे में 1 बार सारे ब्लड को साफ करती है। दिन में 24 बार ब्लड हमारा साफ होता है। तो जितना सातों एनर्जी का बैलेंस होगा ना, उतना ही आप देखेंगे आपको आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बाहर निकलते रहेंगे। आप देखिए जरा, आप देखिए जब आप यूरिन पास करना होता है, वैसे भी नॉर्मली बैठो, अगर मन में उसमें कुछ और बात सोचेंगे ना तो यूरिन आएगा ही नहीं, होल्ड हो जाएगा। आज लोगों के पसीने से बहुत बदबू निकलती है ना, डिओडोरेंट्स लगाते हैं, क्यों? क्योंकि सातों एनर्जी का बैलेंस नहीं है। पहले इंसान के, हर मनुष्य के शरीर से सुगंध होती थी, है ना। बच्चे को भी आप सूंघते थे ना पहले, कुत्ता वगैरह जो होता है ना, जो अपने बच्चों को सूंघता है ना, किंतु इंसान भी अपने बच्चों को पहले सूंघता था। किंतु आज सूंघते हैं किसी को? आज सबको कोई सूंघता नहीं है ना। क्योंकि अगर देखा जाए इंसान को, किसी भी इंसान को कहीं से भी देखो ना, आप हाथ देखो, नाक देखो, मुख देखो, हर जगह बैक्टीरिया है, हर जगह वायरस है। अगर आंखों में माइक्रोस्कोप लगा लो तो आपको इंसान ऐसे लगेगा जैसे मक्खी बन बना रही है ना आदमी के, किसी के ऊपर, हर जगह मक्खी बन बना रही है, हर जगह मक्खी। तो एक्चुअली देखा जाए तो आज इंसान के अंग पे, पहले जमाने में बोलते थे कि ऐसा समय आएगा जब इंसान के हर अंग में कीड़े पड़ जाएंगे, है ना। सचमुच आज ये हालत हो चुकी है इंसान की कि हर अंग में कीड़े माना बैक्टीरिया, वायरस। स्किन पे भी हैं, हर जगह, नाक में भी हैं, कान में, हर जगह बैक्टीरिया, वायरस पर। एंड दे आर रेडी टू एंटर। जैसे आपका डिफेंस कम होगा, वो कीटाणु अंदर घुस जाएंगे। इसका कारण क्या है? कारण क्या है कि आज ऑक्सीजन का लेवल धरती पर कम होता जा रहा है। कभी 1800 के आसपास धरती पर लगभग 33% ऑक्सीजन थी, धीरे धीरे कम होती होती आज वो कहां पहुंच गई? 20%, 20%, है ना। धरती पर 1800 में 33% जंगल था, प्लांट्स थे, मतलब बाई एरिया वाइज। आज 19% प्लांट्स हैं धरती पर, 19% धरती प्लांट से कवर्ड है। और हमारा ऑक्सीजन लेवल भी लगभग वही है। कहा जाता है अगर 13% हो जाएगा जिस दिन,
जंगल कम हो जाएंगे। ये 2000 की फिगर्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ, 2001 की है ना। जिस दिन धरती पर 13% प्लांट्स हो जाएंगे उस दिन एक भी इंसान धरती पर जिंदा नहीं रह सकता। सिर्फ बैक्टीरिया वायरस रहेंगे और सांप रहेंगे, बिच्छू रहेंगे और छिपकली रहेंगे, लिजर्ड्स रहेंगे, कॉकरोच रहेंगे, ठीक है। बाकी इंसान रहना नहीं रह पाएंगे, क्योंकि जितने भी लिजर्ड्स हैं और कॉकरोच हैं, सांप हैं, ये कम ऑक्सीजन में रहने वाले हैं। बैक्टीरिया वायरस भी कम ऑक्सीजन में रहने वाले हैं। इनको ज़्यादा ऑक्सीजन दे दो तो मर जाते हैं, राइट। तो जो जो ऑक्सीजन लेवल घटता जा रहा है तो ये बैक्टीरिया वायरस सब बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ये जो कॉकरोच, मच्छर, मक्खी सब बढ़ते जाएंगे और डिफरेंट डिफिकल्ट टाइप के जो ना मरने वाले पैदा होते जाएंगे, इम्यून टाइप के पैदा होते जाएंगे, राइट। तो ये आज की हालत है। ये सातों एनर्जी जो है आत्मा से निकल करके बॉडी, मन से होती हुई बॉडी में जा रही है, ठीक है। अब हमारी मन जो है नेगेटिव हो गई है। अब अगर हम देखें, अगर एक प्रिज्म, आप समझते हैं प्रिज्म, एक प्रिज्म जो प्रिज्म होती है, अगर उसमें व्हाइट लाइट डालें तो वो 7 रंग में टूट जाता है ना। क्या बन जाता है? विबग्योर बन जाता है ना। 7 रंग का स्पेक्ट्रम बन जाता है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, येलो, ऑरेंज एंड रेड, राइट। विबग्योर बन गया। और एक उल्टी प्रिज्म अगर हम ले लें, उल्टी प्रिज्म ले लें तो क्या होगा? उसके सामने 7 रंग के आगे उल्टी प्रिज्म रख दें तो वापस 7 रंग मिलके व्हाइट रंग बन जाता है। किंतु अगर हम एक रंग भी चोरी कर लें बीच में से, 7 रंग में से कोई रंग थोड़ा 50% चोरी कर लें तो वापस व्हाइट रंग नहीं बनेगा। क्या बनेगा? डार्किश ब्लूइश, डार्किश ब्राउनिश, डार्किश ग्रीनिश रंग बनेंगे, व्हाइट नहीं बनेगा वापस। इसी तरह से आत्मा जो है एक सीधा प्रिज्म है। परमात्मा से जब लाइट वो स्पिरिचुअल लाइट आती है, स्पिरिचुअल एनर्जी आती है, तो आत्मा में वो ऊपर से व्हाइट ही आती है, एक तरह की व्हाइट रंग, और आते ही आत्मा से वो 7 रंग में बढ़ जाती है और वो सातों एनर्जी बॉडी के 7 अंगों में, 8 अंगों में जाती है। और हमारी बॉडी एक उल्टा प्रिज्म है। तो बॉडी से अगर वो रंग कहीं चोरी नहीं होते हैं, हम अपनी कर्मेंद्रिय द्वारा कोई गलत काम नहीं करते हैं, आंखों से ठीक देखते हैं, मुख से अच्छे शब्द बोलते हैं, कान से ठीक सुनते हैं, हाथों से अच्छे कर्म करते हैं और किसी भी अंग द्वारा गलत काम नहीं करते हैं, तो हमारी वापस एनर्जी क्या होगी? यहाँ से आई और वापस बॉडी के बाहर आकर क्या बन जाएगी? व्हाइट रंग बन जाएगा। जैसे ज्ञान अगर यहाँ से आया, ब्रेन से होता हुआ हर सेल में जाएगा और फिर बाहर आकर के इकट्ठा हो जाएगा। पवित्रता आई आत्मा से, मन से होती हुई आई और आसपास इकट्ठी हो जाएगी। शांति आएगी, लंग्स में जाएगी, लंग्स से होती सारी बॉडी में जाएगी और बॉडी से आसपास सारी इकट्ठी हो जाएगी, है ना। प्रेम आएगा, हार्ट में गया और फिर सारे हमारी बॉडी के आसपास इकट्ठा हो गया। खुशी ऐसे ही आई, हमारी इंटेस्टाइन में गई और आसपास इकट्ठी हो गई। आनंद आया, हमारे हार्मोन्स में गया और हमारी बॉडी के आसपास इकट्ठा हो गया। शक्तियाँ आई और यहाँ से हमारी मसल्स बोन में गई और आसपास इकट्ठी हो गई। ऐसे ही सातों एनर्जी का बैलेंस यहाँ से आया और हमारी बॉडी में होता हुआ हमारे लंग्स में, हमारे किडनीज में गया, पसीने की ग्रंथियों में गया और सारी बॉडी पे आसपास इकट्ठा हो गया। तो ये सातों रंग मिलकर क्या बन जाएंगे? आसपास हमारे एक व्हाइट रंग का ऑरा बन जाएगा। और ये व्हाइट रंग का ऑरा क्या करेगा? कैसी फीलिंग देगा हमको? फरिश्ते की फीलिंग देगा, लाइट फीलिंग देगा हमको। अगर बाई चांस हमको शरीर ऐसा हमारा छूट जाए, उस समय हमारी डेथ हो जाए, तो क्या होगा? दूसरे व्यक्ति को हम कैसे नजर आएंगे? फरिश्ते के रूप में नजर आएंगे। इसकी बजाय अगर हम अपने कर्मेंद्रियों से कोई गलत काम करते हैं तो एनर्जी जो ऊपर से आई वो यहाँ ब्लॉक हो जाती है और ब्लॉक होने से बाहर जो रंग बनता है वो क्या बन जाता है? वापस व्हाइट नहीं बनता है, मल्टी कलर्स बन जाते हैं बाहर। तो वो जो है, अगर उस समय शरीर छूट जाए तो क्या होगा? फिर क्या होगा? दिखाई देने वालों क्या दिखाई देगा? रंग बिरंगा आदमी दिखाई देगा। वो कहते हैं, उससे कहते हैं घोस्ट, भूत। तो भूत बनना या फरिश्ता बनना अपने हाथ में है।
ठीक है, तो क्या बनना है बताओ, भूत बनना है फरिश्ता बनना है? क्या बनना है? अगर आप रात में उठें, बाथरूम के लिए उठें और आपको बाथरूम के बाहर कोने में जहां थोड़ा अंधेरा है वहां पर आपको एक भूत नजर आए तो क्या होगा? क्या होगा फिर वहां पर? आपको सारी रात नींद नहीं आएगी, ठीक है ना? रात को 12-2 बजे उठते ना, 1-2 बजे बाथरूम करने के लिए उठे और आपको भूत नजर आ गया तो क्या होगा? भूत क्या करता है? भूत का मन खुद भटका हुआ होता है ना, क्योंकि उसके अंदर विचार अलग अलग चल रहे हैं, तेज फ्रीक्वेंसी है, हाई फ्रीक्वेंसी वाला आदमी है, उसको हाई फ्रीक्वेंसी वाला आदमी भूत कहते हैं। उसके अलग अलग कलर, क्योंकि कलर चोरी हो जाते हैं ना, गलत काम किए, चिंता किया, भय किया, गलत बोला, गलत दूसरे में दोष निकाला, अवगुण निकाला, अवगुण देखा, है ना, अवगुण सुना, क्रोध किया, तो एनर्जी लॉस हो गया ना, बीच में एनर्जी यूज नहीं हुआ, लॉस हुआ, तो बाहर कलर कैसे बनेंगे? मल्टीपल कलर्स बन गए। और फिर ऐसे व्यक्ति को क्या होगा? ऐसे व्यक्ति का शरीर छूटने पर वो भूत के रूप में नजर आता रहेगा और उसका मन खुद भटका दूसरों को भटकाता रहेगा। इसके अपोजिट अगर आप फरिश्ते हैं, जीवन में रहते हैं, आप थोड़ी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं, शांत रहते हैं, प्रेम से रहते हैं, खुश रहते हैं, सबसे मीठा बोलते हैं, अर्थात एनर्जी को चोरी नहीं करते हैं, एनर्जी आई अपने आसपास इकट्ठी होती जाती है, आपके आसपास ऑरा बन जाता है, तो ऐसा व्यक्ति शरीर छोड़ने पर भी फरिश्ते के रूप में नजर आता है। और वो फरिश्ता क्या करता है? अगर आपको रात में फरिश्ता नजर आए तो क्या होगा? आपको 1 बजे तक नींद नहीं आई थी, किंतु 1 बजे जब बाथरूम करने उठे, फरिश्ता दिखाई दिया, तो आपका मन बहुत खुश होगा और इतनी गहरी नींद आएगी जैसे बच्चे को नींद आती है, 2 घंटे में फ्रेश हो जाएंगे। ठीक है, तो क्या बनना चाहेंगे? सिंह साहब बताओ, क्या बनना चाहेंगे? फरिश्ता बनना है कि भूत बनना है? चॉइस आपके पास है। बहन जी को क्या बनना है? सुरेंद्र जी आपको क्या बनना है? एंजल और गोस्ट? एंजल, यस, एंजल बनने का तरीका ये है। ठीक है, तो जस्ट हमें क्या करना है? सिर्फ अटेंशन रखना है अपने ऊपर। वी हैव टू बी जस्ट अटेंटिव, कोई मेहनत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड, बस पूरा करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। नेक्स्ट, इस पे नहीं जाएंगे हम लोग। नेक्स्ट नेक्स्ट, क्या हुआ? नेक्स्ट, ये भी छोड़ दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये फिर बाद में पता है। नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट नेक्स्ट, ये देखिए, यहां पे देख लेते हैं। अगर हम अपने को आत्मा समझते हैं, ये आत्मा, ये सुप्रीम सोल है, ये आत्मा है, ये मन है और ये बॉडी है, राइट? सोल, माइंड, बॉडी, है ना? तो आत्मा का कनेक्शन, आत्मा अपनी एनर्जी मन के द्वारा बॉडी में भेजती है। अगर आप अपने आप को बॉडी समझते हैं, देह समझते हैं, तो देह समझने से क्या होता है? आपका परमात्मा से कनेक्शन कट जाता है, क्योंकि परमात्मा जो है किसका बाप है? देह का बाप तो नहीं है, वो तो आत्मा का बाप है। तो अगर अपने आप को अपना देह समझा तो आपका कनेक्शन परमात्मा से कट गया, और परमात्मा से जैसे कनेक्शन कटा तो आपके अंदर क्या होगा? आपकी आत्मा में, मतलब आत्मा में क्या फीलिंग? ये सातों गुण कम हो जाएंगे, सातों एनर्जी कम हो जाएंगे, क्योंकि सोर्स क्या है सातों एनर्जी का? आत्मा में परमात्मा। अगर कनेक्शन कट गया तो आपके अंदर सातों गुण कम हो गए, और उसकी बजाय क्या होगा? आपके अंदर ये 7 चोर आ जाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत और आलस्य, ये 7 चोर अंदर आ जाएंगे। और आपको क्या करेंगे? इन 7 चोरों के कारण आपके अंदर जो आपकी टीम है मन में, नेगेटिव हो जाएगी। देखो, काम विकार में जब आप जाते हो, क्रोध में, लोभ में, अहंकार में जाते हो, तो क्या होता है? आपके अंदर ऑटोमेटिक विचार कैसे आते हैं? कैसे विचार आते हैं बताओ? आप सभी अनुभवी हैं। क्रोध करने के बाद कैसे विचार आते हैं? नेगेटिव आते हैं, पॉजिटिव आते हैं? भावनाएं कैसी पैदा होती हैं? नेगेटिव। एटीट्यूड कैसा हो जाता है जीवन के प्रति? नेगेटिव। और मेमोरी कैसी हो जाती है जीवन के प्रति? नेगेटिव। तो टीम नेगेटिव हो गई, मन नेगेटिव हो गया, तो क्या होगा? आपके जो एनर्जी जो जा रही थी माइंड से बॉडी में, वो एनर्जी जानी बंद हो जाती है।
तो एनर्जी बंद हुई तो क्या हुआ, फिजिकल बॉडी में डिसईज हो जाती है, लॉस ऑफ ईज। अगर सप्लाई बंद हो गई तो क्या होगा, अंगों में सप्लाई बंद हो गई शांति की, प्रेम की, खुशी की, तो क्या होगा, लंग्स को अशांति मिल रही है, शांति नहीं मिल रही है, हार्ट को प्रेम नहीं मिल रहा, नफरत मिल रही है, तो क्या होगा, डिसईज कॉन्शियस आप हो जाएंगे। और आप डिसईज कॉन्शियस होने के बाद क्या करेंगे, आपकी आंखें, आपकी जीभ भी अनरेस्ट में चली जाएगी, रेस्टलेस हो जाएगी। तो उनको क्या चाहिए, रेस्टलेस होने के बाद वो गलत देखेंगी, आंखें गलत देखेंगी, मुख गलत खाएगा, कान गलत सुनेंगे, हाथ गलत काम करेंगे, और फिर क्या होगा, इस तरह से आपका ओरिजिन ऑफ डिजीज स्टार्ट्स इन सोल एंड माइंड। तो आत्मा में पहले मन, आत्मा में और मन में पहले बीमारी शुरू होती है और उसके बाद बॉडी में आती है। आफ्टर ए पीरियड ऑफ टाइम मैनिफेस्ट इन द फिजिकल बॉडी इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम्स। और आज की प्रेजेंट मेडिकल साइंस क्या करती है, सिर्फ बॉडी के ऊपर इलाज कर रही है। और इसकी अपोजिट में अगर आप अपने को आत्मा समझें तो क्या होगा, आत्मा के सातों गुण आपको मैनिफेस्ट होने लगेंगे, ज्ञान, पवित्रता, शांति, प्रेम, सुख, आनंद और शक्तियां, और परमात्मा से एनर्जी आने लगेगी। परमात्मा सातों एनर्जी का सागर है। कोई मनुष्य कैसा भी हो, कितना भी नास्तिक हो, आपको पता है ना, एक बार एक कहावत है, एक व्यक्ति सिद्ध करने गया, साइंटिस्ट था, बहुत बड़ा साइंटिस्ट था, नास्तिक था, पर उसने सिद्ध किया एक बड़ी सभा में कि देयर इज नो गॉड, परमात्मा है नहीं, परमात्मा नहीं है, उसने सिद्ध कर दिया, हर चीज ऑटोमेटिक चल रही है, परमात्मा की कोई आवश्यकता नहीं है। और सारी सभा मान गई, सब लोगों ने तालियां बजाई। तो उसने लास्ट में क्या बोला, पता है क्या बोला उसने, थैंक गॉड आई हैव प्रूव्ड दैट देयर इज नो गॉड। तो वो भी थैंक किसको कर रहा है, कितना भी नास्तिक इंसान भी होगा तो वो भी भगवान को ही थैंक्स करता है ना, कि मैंने सिद्ध कर दिया कि आप नहीं हो, है ना। तो परमात्मा सातों एनर्जी का सागर है। जैसे ही अपने को आत्मा समझते हैं, आपको फिर आत्मा समझने के बाद आपको परमात्मा को ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, अपने आप ही करंट आ जाती है। अच्छा, उसकी तार हमारे यहां तक आई हुई है, उसकी तार हमारे यहां तक आई हुई है, सिर्फ हमको क्या करना है, हम ही अंदर बैठे हैं। जैसे सूरज की रोशनी बाहर तो है ना, सूरज की धूप बाहर पड़ रही है, कि तो मैं अगर बिल्डिंग में अंदर कमरे में बैठा हूं तो क्या सूरज की धूप अंदर थोड़ी ना चल के आएगी, मुझे क्या करना होगा, सूरज की धूप लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, बाहर जाना पड़ेगा, है ना। तो बाहर जाऊंगा तो सूरज की धूप लगेगी। तो अगर मैं अपने बॉडी कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाऊं, रोल कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाऊं, मटेरियल कॉन्शियसनेस से बाहर आ जाऊं, तो क्या होगा, ऑटोमेटिक मुझे धूप लगेगी, मुझे सोल कॉन्शियसनेस का अनुभव होगा, ठीक है, मुझे परमात्मा की शक्ति का अनुभव होगा, ठीक है। इसी तरह से जब आत्मा में ये सातों गुण आए तो टीम हमारी अपने आप पॉजिटिव हो गई। जब आप शांत होते हैं, जब आप प्रेम की फीलिंग कर रहे होते हैं, खुश होते हैं, तो आप देखेंगे आपके हमेशा विचार अपने आप पॉजिटिव हो जाते हैं, आपकी भावनाएं पॉजिटिव होती हैं, आपके एटीट्यूड पॉजिटिव होते हैं, आपके स्मृतियां अच्छी अच्छी आपको आती हैं। और जब टीम पॉजिटिव हुई तो आपके अंदर एनर्जी ब्लॉकेज निकल जाएंगे, फ्री फ्लो ऑफ लव एंड फुल प्रूफ सिक्योरिटी फील करेंगे, और हेल्थ कॉन्शियसनेस, फिजिकल एनर्जी बॉडी में जाएगी, रैपिड रिकवरी फ्रॉम डिजीज, जल्दी जल्दी आप ठीक हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड, और ये लास्ट स्लाइड है, नेक्स्ट, ये इसके बाद नेक्स्ट 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 नेक्स्ट। तो ये है सोल माइंड बॉडी मेडिसिन, आत्मा, मन और बॉडी। अगर आप सोल कॉन्शियस लाइफस्टाइल, एक्चुअली हेल्दी शब्द जो है ना, हेल्दी शब्द दो शब्दों से बना, हील दाई, हील दाई मतलब हील यूर सेल्फ, दैट मीन्स यू आर रेस्पॉन्सिबल फॉर योर हेल्थ। अपनी हेल्थ के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। अपनी बीमारी के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल है, हम खुद रेस्पॉन्सिबल हैं। और हेल्दी का अर्थ क्या होता है, स्वस्थ। हेल्दी को हिंदी में क्या कहते हैं, स्वस्थ। स्व माना सोल, स्था माना कॉन्शियस। स्व माना इनर सेल्फ, स्था मीन्स कॉन्शियस। इसका मतलब क्या हुआ, स्वस्थ माना इनर सेल्फ कॉन्शियस या सोल कॉन्शियस, अर्थात हेल्दी माना इनर सेल्फ कॉन्शियस या सोल कॉन्शियस।
एंड एवर हेल्दी माना ऑलवेज इनर सेल्फ कॉन्शियस और ऑलवेज सोल कॉन्शियस, ठीक है। एंड टू हील वन सेल्फ, अपने आप को हील करने के लिए क्या चाहिए, आपको क्या चाहिए, एम्पावरमेंट चाहिए। और एम्पावरमेंट कहां से आती है, ट्रू नॉलेज से आती है, सच्चे नॉलेज से आती है, झूठ से नहीं आती है। सच्चा नॉलेज, सच्चा ज्ञान आपको मिलेगा तो उससे आप एम्पावर हो जाते हैं। और ट्रू नॉलेज कहां से आता है, सच्चा नॉलेज कहां से आता है, सच्चा नॉलेज आता है राइट इंफॉर्मेशन, राइट एजुकेशन, राइट काउंसलिंग। तीन बातें, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। सूचना, पढ़ाई और समझाना, तीनों बातें चाहिए। खाली इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। मैं आपको कहूँ आज से आप ये करिए, आपका मन थोड़े दिन करेगा किंतु बाद में नहीं करेगा। सूचना के बाद फिर पढ़ाई चाहिए, क्यों करें, फिर क्यों करें के बाद भी समझ नहीं आया तो फिर काउंसलिंग चाहिए, है ना। फिर तीनों बातें मिलकर के किसके बारे में चाहिए, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, काउंसलिंग, अबाउट सुप्रीम सोल। परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, आत्मा कैसी है, कहाँ रहती है, कौन है, फिर मन क्या है, फिर बॉडी क्या है, बॉडी में कौन कौन से अंग होते हैं, कैसे काम करते हैं। तो तीनों की नॉलेज अगर होगी तो फिर हम सही मायने में अपने आप को एम्पावर हो सकते हैं और एम्पावर होकर अपने आप को हील कर सकते हैं। बिना एम्पावरमेंट के हम अपने आप को हील नहीं कर सकते। तो ये राइट नॉलेज है कि आत्मा सातों एनर्जी का केंद्र है, परमात्मा उसका सागर है। अपने को आत्मा समझें तो सातों एनर्जी हमारे अंदर आएंगी। और मेंटल एनर्जी कहाँ से आएगी, पॉजिटिव टीम कहाँ से आएगी, अगर हम 8 बजे तक स्पेशली अपने आप को नेगेटिव बातों से बचाना है और पॉजिटिव बातें अंदर डालनी है। उसका बेस्ट साधन क्या है, परमात्मा महावाक्य। 7 से 8 स्पेशली जो मुरली सुनते हैं उससे हमारे अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है, टीम हमारी रिप्लेस हो जाती है। और फिजिकल बॉडी के लिए क्या चाहिए, अब आत्मा से एनर्जी, परमात्मा से एनर्जी आत्मा में आ गई 4 बजे, आपने 8 बजे 7 से 8 मुरली सुनी तो एनर्जी बॉडी की सेल्स के दरवाजे तक पहुंच गई। कि तो बॉडी की सेल्स कब एक्सेप्ट करेंगे उसको, जब आप बॉडी को राइट डाइट देंगे, सात्विक भोजन देंगे। तो अगर आप उसको रासिक भोजन देंगे तो एक्सेप्ट नहीं करेगी एनर्जी। सात्विक भोजन किसे कहते हैं, जो भोजन सातों एनर्जी को बढ़ाए, जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, अंकुरित है, दूध है ना, ये सातों एनर्जी को बढ़ाने वाला, नट्स हैं, बादाम अखरोट हैं, हल्का स्टीम किया हुआ फूड है, वेजिटेरियन फूड है, परमात्मा की याद में बना हुआ खाना है, ये सात्विक फूड है। रासिक फूड कौन सा होता है, ये जो पराठा, पकोड़ा, समोसा, मिठाइयाँ जो है रासिक फूड है, जो अंदर आलस्य पैदा करती हैं। और तामसिक फूड कौन सा है, नॉन वेजिटेरियन फूड, अंडा, मीट जो है, लहसुन, प्याज जो है, ये तामसिक फूड। ये तामसिक माना आपको जो इरिटेशन पैदा करता है, न्यूरल इरिटेंट, ये आपके अंदर उत्तेजना पैदा करते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह पैदा करते हैं, और अंदर चिंता, भय पैदा करते हैं, इरिटेशन पैदा करते हैं। तो ये भोजन अगर आप खाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी, शांति ऊपर से आ रही है किंतु बॉडी को अंदर शांति, वो बॉडी की सेल्स को लेंगी नहीं। किंतु अगर आप फल सब्जी खाते हैं, अंकुरित खाते हैं, तो साथ साथ वो एनर्जी एक्सेप्ट होकर अंदर बॉडी के सेल्स एक्सेप्ट करेंगे और फिर सेल्स के बाहर भी एनर्जी जाएगी। जैसे मान लीजिए आप पकोड़ा खा लें, अभी सुबह आपने अमृत वेला योग किया, फिर मुरली भी सुनी और घर में आते पराठा पकोड़ा खाएं तो क्या होगा, फिर वो शांति, वो प्रेम जो अंदर आया ना, वो सेल्स में जाएगा नहीं, क्योंकि वो रास्ते के जो भोजन खाया ना, उसको सेल्स फिर सेल्स भारी हो जाएंगे, एक्सेप्ट नहीं करेंगे। आपके यहाँ बेचैनी शुरू हो जाएगी, जलन शुरू हो जाएगी, भारीपन शुरू हो जाएगा। और हल्का खाना खाएंगे तो क्या होगा, एनर्जी नीचे तक जाएगी। ये बात समझ में आ गई आपको। तो शुद्ध भोजन, शुद्ध सात्विक भोजन लेंगे, शुद्ध सात्विक एक्सरसाइज करेंगे। व्यायाम भी हमारा कैसा हो, शुद्ध सात्विक हो, अर्थात सिर्फ वॉकिंग करने की आवश्यकता और कुछ करने की आवश्यकता नहीं, वो भी परमात्मा की याद में करेंगे, बातें करते हुए नहीं करेंगे। तो क्या होगा, आपकी एनर्जी, बॉडी सेल्स में से टॉक्सिन्स बाहर निकल जाएंगे और सेल्स फ्रेश हो जाएंगे वो एनर्जी को लेने के लिए। और शुद्ध सात्विक नींद, शुद्ध सात्विक नींद का मतलब एनर्जी भी, वो भी कैसी हो, सोने से पहले अपने मन को शुद्ध करो, बुद्धि को शुद्ध करो, जो भी मन में बातें हैं वो एक परमात्मा को लिख के दे दो। लेटर में बताया ना, सुबह लेटर लिखो, वहाँ डॉग को, विदेश में डॉग को शेयर करते हैं, यहाँ पर गॉड को शेयर करो सारी बातें। मन को शुद्ध कर दो, सोने से पहले बुद्धि को शुद्ध करो। एक चार्ट भी हम आपको देंगे, वो चार्ट भर लो, लेटर लिखो, एक चार्ट भरो और फिर अपने अंदर
सोने से पहले 10 मिनट परमात्मा की याद में बैठ जाओ, अपने अंदर वो सातों एनर्जी भर लो। आपकी फ्रीक्वेंसी जो यहाँ पर पहले 15 थी, जैसे ही परमात्मा को याद करेंगे अपनी एनर्जी, अपनी फ्रीक्वेंसी आपकी 7 हो जाएगी, 6 हो जाएगी याद करते करते, और इवन 4 तक पहुंच जाएगी, और फिर आपको एकदम लेटते ही एकदम गहरी नींद आएगी। 4 माना गहरी नींद, डेल्टा स्लीप, और ऐसी गहरी नींद आएगी आपको फर्स्ट क्लास। सुबह एकदम आपको अपने आप 3:30 बजे आंख खुलेगी, एकदम फ्रेश उठेंगे आप। हम आत्माओं का जो घर है वो कहां पर है? हम आत्माओं का घर कहां पर है? परम धाम। और किंतु हमारा जो बेडरूम कहां पर है? हमारा बेडरूम है सूक्ष्म वतन, जो स्पेशली क्रिएटेड एक प्लेस है इस समय, जहां ब्रह्मा जो सब आत्माओं का पिता है, सारी प्रजा का पिता है, वो वहां पर इसमें फरिश्ते के रूप में है, एंजल के रूप में है। तो एक्चुअली हम आत्माओं का घर कहां पर है? जो हमारा बेड है ना, वो तो गैरेज है। कार, ये बॉडी क्या है? कार है ना, तो कार को कहां पर पार्क करते हैं? गैरेज में पार्क करते हैं। तो बॉडी को अपनी बॉडी को कहां? बेड पे पार्क किया, और आप मन से कहां चले जाओ? सूक्ष्म वतन। जैसे आपकी फ्रीक्वेंसी 4 होगी तो आप कहां फील करेंगे अपने आप को? जैसे मैं सूक्ष्म वतन में हूं, वो हमारा बेडरूम है, और जो ब्रह्मा बाबा की गोद है ना, वो हमारा बेड है, उस पर सो जाओ। ठीक है? या गैरेज में सोना है? गैरेज में मच्छर काटते हैं ना, हवा भी नहीं आती है, खिड़की होती है गैरेज में, तो है ना, तो इसलिए गैरेज में नहीं सो, है ना, कहां सो? जैसे ही आपकी फ्रीक्वेंसी 4 होती है, आपकी एनर्जी 25,000 हो जाती है। अच्छा, सूक्ष्म वतन कुछ और नहीं है। सूक्ष्म वतन वो लोक है जहां पर फ्रीक्वेंसी 4 से कम है। जैसे ही आप यहां बैठे बैठे 4 से कम अपने आप को फील करते हैं, आप फील करते हैं जैसे कि हम कहां पर हैं? इस दुनिया से परे हैं, सूर्य चांद तारों से परे हैं। आपने देखा हो सपनों में आप क्या करते हैं? जब सो रहे होते हैं डीप स्लीप में, क्या होता है उस समय? क्या महसूस करते हैं? आपको अपना वजन महसूस होता है क्या? आप कैसे करते हैं? उड़ रहे हैं जैसे, है ना? नहीं फील करते अपने आप? सपने में कैसे कैसे मुड़ जाते हैं? दिन में ऐसे मुड़ सकते हैं आप जैसे सपने में मुड़ते हैं? कैसे कैसे मूवमेंट सपने में करते हैं आप? तो वो कैसे होती हैं? क्योंकि आप जैसे लाइट की बॉडी फील करते हैं, तो ऑटोमेटिक आपकी वो फेज बन जाती है। तो इस तरह से जब अपने आप को करेंगे, और जब आपकी फ्रीक्वेंसी 1 से कम हो जाती है, तो आप परम धाम में पहुंच जाते हैं। मन से, मन और बुद्धि से। शरीर तो यहीं पर है, आत्मा भी यहीं पर है, किंतु मन और बुद्धि की यात्रा कहां हो जाती है? परम धाम, आत्माओं के लोक में पहुंच जाते हैं, एकदम गहरी शांति की अनुभूति करते हैं। तो इस तरह से हमारी जो यात्रा है वो संकल्पों के द्वारा होती है, बुद्धि के द्वारा होती है। तो ये सारी जो डायग्राम जो बनाया गया है, 15 से आप जब अपने को आत्मा समझेंगे तो आपकी फ्रीक्वेंसी कम होनी शुरू हो जाएगी, 4 होगी तो आप सूक्ष्म वतन में पहुंच जाएंगे, और जब और गहरा अनुभव करेंगे तो फिर आपकी फ्रीक्वेंसी 4 की बजाय 1 हो जाएगी, तो परम धाम में पहुंच जाएंगे। तो इसको कहते हैं एंजेलिक स्टेज, फरिश्ता स्थिति, और इसको कहते हैं बीज रूप स्थिति। आत्मा शरीर का बीज है, राइट, और लाइट की बॉडी फरिश्ता स्थिति है। तो बीज का बीज रूप स्थिति माना आत्मा सिर्फ आत्मा, चमकता हुआ सितारा, पर अपने असली घर में। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सभी को? तो इस तरह से ये कॉन्सेप्ट है सोल माइंड बॉडी, राइट। अगर इस कॉन्सेप्ट को हम लाइफ में यूज करें तो हमारा ऑटोमेटिक, हमारा जितनी ज़्यादा एनर्जी का फ्लो होगा, हमारा ब्लॉकेज उतनी जल्दी जल्दी साफ होते जाए, हम हल्का फील करेंगे। जितनी अगर खूब जोर से एनर्जी जाएगी हार्ट में से, तो ब्लॉकेज कहाँ जाएगा? अपने आप साफ हो जाएगा। और जहाँ भी हमारे दर्द है, कमर में दर्द है, घुटने में दर्द है, अगर हम वहाँ खूब सारी एनर्जी का, जो एनर्जी वहाँ चाहिए वो एनर्जी खूब देंगे, वहाँ पर फ्लो देंगे, तो उस अंग में भी हमको फायदा महसूस होगा। लीवर में है, पेट में है, तो वहाँ एनर्जी कमी की वजह से स्ट्रेसिस हो गया है, ब्लॉकेज हो गई है ना, वहाँ जंग लग गया है जैसे। तो वहाँ खूब सारी एनर्जी का फ्लो अगर हम करें, फिर उसके अनुसार अपने विचार बनाएं, अपनी भावनाएं, अपने एटीट्यूड बनाएं, अपनी मेमोरीज को बनाएं, अपनी स्मृतियों को परिवर्तन करें। परिवर्तन करने वाले हम हैं, कोई और नहीं करेगा। तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर आप देखेंगे हमारा जीवन परिवर्तन होता जाएगा। मैंने कहा था कल आपको 2 बातें बदलनी है, अपने शब्द बदलने हैं और अपने विचार बदलने हैं। अगर 2 चीजें आप बदल देंगे तो आपकी लाइफ बदल जाएगी।
अगर दो चीज़ों को आप अड़े रहेंगे, नहीं मुझे तो यही बोलना है और यही सोचना है, तो आपकी जीवन भी नहीं बदलेगी। ओके, आज से अगर हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं तो अपने विचार बदलने हैं, राइट। यू हैव टू चेंज योर थॉट्स एंड वर्ड्स, क्योंकि जैसे आपके विचार होते हैं और जैसे आप शब्द बोलते हैं उसके अनुसार ही आपका जीवन बनता है। एज यू थिंक एंड स्पीक सो इज योर लाइफ। तो इसलिए कहते हैं ना, सोचने बोलने से पहले क्या करो, सोच लो, तोल भी लो और सोच भी लो, राइट, कि मैं ठीक बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं। इज दैट क्लियर? समझ में आ गई सभी को ये बात? तो आज अभी हमको जो अगला सेशन है वो हमारा है अभ्यास का, है ना? ये हम ड्रिल करना है, इससे कहते हैं राजयोगा ड्रिल। साकारी माना शरीर में हम हैं, आकारी माना हम फरिश्ता स्थिति में, फरिश्ता रूप में हैं, और निराकारी माना हम परम धाम में हैं। जैसे हम शरीर की ड्रिल करते हैं ना तो हमारे हाथ पर शक्तिशाली हो जाते हैं, ऐसे ही अगर हम ये ड्रिल करेंगे अभी बॉडी के अंदर, अभी फरिश्ता रूप में सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाबा के पास, और थोड़ी देर में परम धाम में, तो ये स्थिति साकारी आकारी निराकारी, निराकारी आकारी सकारी, तो क्या होगा, आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी। और आत्मा शक्तिशाली हो जाएगी तो क्या होगा, फिर मन बुद्धि संस्कार उसके वश में हो जाएंगे। ये कर्मेंद्रियां उसके वश में, आंख नाक कान उसके वश में हो जाएगी, हार्ट उसके वश में हो जाएगा, लिवर उसके वश में हो जाएगा, आंतें उसके वश में हो जाएंगे। फिर आपकी अंग जो है आपको धोखा नहीं देंगे। ठीक है, अभी तक धोखा दे रहे थे ना, खूब इसकी सेवा भी कर रहे हो तो भी तंग कर रहे हैं, चला नहीं जाता है, सांस नहीं ठीक से ले सकते हैं, है ना, हाजमा ठीक नहीं होता है ना, हार्ट ठीक काम नहीं करता है, श्वास ठीक नहीं आता है, दिमाग ठीक सोचता नहीं है, बातें भूल जाती हैं। नहीं ऐसा हो रहा है ना? सारा दिन शरीर के सोचते हैं तो भी शरीर काम नहीं कर रहा है ना, क्रीम पाउडर लगाते हैं शरीर, फिर भी चेहरा रौनक नहीं आती है ना, ऐसे होता नहीं होता? पहले जमाने में कोई पाउडर क्रीम लगाता था क्या? कोई सिर में शैम्पू लगाते थे क्या? आज भी बाल खराब हो गए, बाल उड़ते जा रहे हैं ना, कितना शैम्पू लगाने के बाद भी, है ना। पहले शैम्पू लगाते थे क्या? तो पहले, आज का इंसान इतना बॉडी का ध्यान रखता तो भी कुछ नहीं हो रहा है, तो भी खराब हो रही है बॉडी, है ना। तो पहले का इंसान ध्यान भी नहीं करता तो भी बॉडी अच्छी रहती थी, नहीं ऐसा? तो अभी हमको जो बेसिक एनर्जी है उसको बढ़ाना है, तो हमारी हर चीज अच्छी होती जाएगी।